हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फिजिकल एजुकेशन के नोट्स जो आपके एग्ज़ाम में बहुत काम आएंगे, है ना। सबसे पहला है चैप्टर प्लानिंग इन स्पोर्ट्स। प्लानिंग इन स्पोर्ट्स, सबसे पहले हमें मीनिंग पता होना चाहिए। व्हाट इज़ प्लानिंग? प्लानिंग क्या होता है? तो प्लानिंग क्या है? किसी कार्य की तैयारी करने के साथ साथ दिन, समय और स्थान पहले से निर्धारित करना ही प्लानिंग होती है। भाई, किसी भी कार्य को अगर हम करने जा रहे हैं तो उस काम को करने से पहले ही हम उस काम की एक रूपरेखा तैयार कर लेते हैं। भाई, इस टाइम में इस काम को करूँगा, इस दिन मैं इस काम को करूँगा और उस स्थान पर मैं इस काम को करूँगा। इसी चीज़ को प्लानिंग कहते हैं। अगला, फिक्सचर। फिक्सचर क्या होता है? जैसा नाम से ही पता चल रहा है, फिक्सचर फिक्स कर देना। किसी दो टीमों में होने वाली प्रतियोगिता पहले से ही एक फिक्स शेड्यूल तथा समय निर्धारित करना ही फिक्सचर होता है। मान लो किसी का मैच होना है कहीं पर, है ना। उस मैच से पहले एक स्थान और एक टाइम पहले से ही फिक्स कर देना, उसी को ही फिक्सचर कहते हैं। यानी मैच फिक्स करने को, है ना। ये किसी के मैच को ही भाई इस दिन होगा, इस समय पर होगा और इस स्थान पर होगा, इसी को ही फिक्सचर कहते हैं। ये दूसरी इसकी परिभाषा हम ये भी कर सकते हैं, किसी कागज पर प्रतियोगिता में होने वाले मैचों का दिन, समय, स्थान तथा टीम एक निश्चित क्रम में निर्धारित करना ही फिक्सचर है। अगला, नॉकआउट। नॉकआउट क्या है? ये टूर्नामेंट का एक प्रकार है। देखो, टूर्नामेंट कितने प्रकार के होते हैं? टूर्नामेंट 4 प्रकार के होते हैं। नॉकआउट टूर्नामेंट, लीग टूर्नामेंट, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट और चैलेंज टूर्नामेंट। ठीक है ना। अब ये टूर्नामेंट नॉकआउट वहाँ पर आ जाता है और नॉकआउट की डेफिनेशन देनी होती है। डेफिनेशन 2 नंबर की होती है और इसमें अगर हम उल्टा सीधा लिखेंगे तो वो नहीं चलता है, उसमें नंबर नहीं मिलेंगे। तो ये टूर्नामेंट का एक प्रकार है। नॉकआउट टूर्नामेंट का एक प्रकार है जिसमें एक बार टीम एक बार हारने के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है। अगला, लीग टूर्नामेंट। ये भी टूर्नामेंट का एक प्रकार है जिसमें प्रत्येक टीम मैच, प्रत्येक टीम के साथ, यानी हर टीम, जैसे मान लो 5 टीमें हैं, पहले का दूसरी से, फिर पहले का फिर तीसरी से, यानी हर एक टीम का मैच जरूर हर एक टीम से होना चाहिए। कोई टीम ऐसी नहीं हो कि कह सके कि मेरा और इसका मैच नहीं हुआ है। प्रत्येक टीम के साथ कम से कम एक मैच को सिंगल लीग कहते हैं और प्रत्येक टीम के साथ कम से कम 2 मैच तो मिनिमम होने ही चाहिए, उसको डबल लीग कहते हैं, है ना। अगला, बाई। बाई किसको कहा जाता है? बाई, जैसे आपने देखा होगा, जो हम नॉकआउट शेड्यूल बनाते हैं या नॉकआउट का जो ड्रॉ करते हैं हम, है ना, उसमें बाई दिया जाता है। बाई किसी भी टीम को दिया जाने वाला एक प्रकार का लाभ है, या फिर कह सकते हैं पावर ऑफ 2 से बची हुई टीमें को बाई दिया जाता है, जिसमें सभी टीम आसानी से एक फिक्सचर में खेल सके। मान लो 5 टीम है, पहली का दूसरी से करा दिया मैच, तीसरी का चौथी से, पांचवी बच गई। तो इसी प्रकार से हम किस तरीके से करेंगे इसको? शायद 2 का पावर ऑफ 2, जैसे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी जैसे आपने मेमोरी कार्ड देखे होंगे ना, 2, 4, 8, 16, 32, 64, तो हम उसमें से ही घटाएंगे अगली वाली नेक्स्ट पावर ऑफ 2 में से माइनस का। जैसे 5 टीमें हैं, 5 टीमों में से अब हम एक सिंगल टीम को नॉकआउट वो नहीं देंगे भाई, कितनी टीमों को देंगे? 8 में से 5 गए, 8। 8 क्यों? 8 क्योंकि नेक्स्ट पावर ऑफ 2 8 ही है। पहली 2, फिर 4 और अगली 8, क्योंकि 4 में से 5 नहीं घट सकता, इसलिए हम 8 में से 5 को घटाएंगे तो 3 टीमों को बाई दिया जाएगा। और बाई क्या होता है? किसी भी टीम को दिया जाने वाला एक प्रकार का लाभ है जिसमें टीम फर्स्ट राउंड में ना खेलकर सेमीफाइनल या फाइनल में खेलती है। अगला, सीडिंग। और एक होता है स्पेशल सीडिंग। सीडिंग क्या होता है? ये किसी अच्छी टीम को दिए जाने वाला एक लाभ है ताकि अच्छी टीमें पहले ही राउंड में आपस में न खेले और टूर्नामेंट का इंटरेस्ट अंत तक बना रहे।
मान लो एक टूर्नामेंट है, उसमें ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, पाकिस्तान इस तरह की टीमें हैं, और भी है मान लो इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया। तो मान लो पाकिस्तान और इंडिया का मैच स्टार्टिंग में ही हो जाए और इसमें से एक टीम हार के बाहर चली जाए, तो फिर मैच का इंटरेस्ट लोगों के लिए नहीं रहेगा, वो लोग मैच चले जाएंगे छोड़ के। क्योंकि एक पर्टिकुलर मैच से ही बहुत सारे टूर्नामेंटों का इंटरेस्ट लास्ट तक बनाए रखा जा सकता है। इसलिए सीडिंग दी जाती है, और स्पेशल सीडिंग जो बहुत स्पेशल मैच होते हैं, जैसे भारत पाकिस्तान का मैच, अगर किसी भी टूर्नामेंट में भारत पाकिस्तान का मैच स्टार्टिंग में ही हो जाए, है ना, और एक टीम हार कर बाहर चली जाए, तो उसमें उसमें हम दर्शकों का इंटरेस्ट लास्ट तक नहीं रह सकता। अगला, इंट्रामोरल, जैसा नाम से ही पता चल रहा है, इन यानी अंदर, मोरल माने, है ना, मोरल माने ये लैटिन भाषा में दीवार होता है, मोरल का मतलब किसी चार दीवारी के अंदर, यानी एक स्कूल के परिसर या स्कूल के ग्राउंड में ही उस स्कूल के बच्चे ही खेलने आए, उसको इंट्रामोरल गेम कहते हैं। अब उसमें से छटने के बाद बच्चे अगर बाहर जाते हैं खेलने के लिए, उसको एक्स्ट्रा मोरल गेम्स कहते हैं। अगला, टूर्नामेंट किसको कहते हैं? एक या एक से अधिक टीमें, दो या दो से, क्योंकि एक अगर टीम खेलेगी तो उसको मैच खेलेंगे। भाई मान लो दो टीमें हैं और उन दो टीम का मैच है आपस में, तो वो तो मैच हुआ, उस टूर्नामेंट थोड़ी हुआ। दो या दो से अधिक मैचों की श्रृंखला को, यानी सीरीज को ही टूर्नामेंट कहते हैं। खेलों में योजना का महत्व। अब मान लो आप योजना किसी भी चीज़ में बना रहे हो, पढ़ाई में ही बना रहे हो, आप पहले से ही बना ली थी आपने योजना कि मुझे किस तरीके से पढ़ना है, कितने नंबर लाने, तो इसके आपको क्या फ़ायदे मिलेंगे? जो आपको यहाँ पर फ़ायदे दिखाई देंगे वही आपको स्पोर्ट्स में भी मिलेंगे फ़ायदे। भाई आपको गलतियों की संभावना कम रहेगी, आपका पूरा जो भी आप काम कर रहे हो पूरा मैनेज रहेगा, आपका कंट्रोल रहेगा, आपका धन भी कम खर्च होगा क्योंकि चीज़ें मैनेज होंगी, तो आपको पता होगा और आपके पास ऑप्शन होंगे कि भाई, क्योंकि तत्काल कोई चीज़ हम खरीदते हैं तो वो जाहिर सी बात है हमें हमें ज़्यादा रेट में मिलती है। और अगर हम सोच समझ कर किसी चीज़ को, यानी हमारे पास समय होगा तो हम सोच समझ कर खरीदते हैं, तो तो हमारे पास उसके उसमें बचत भी हो जाती है ना। सही निर्देश, राइट डायरेक्शन, हमें सही निर्देश मिलते हैं, यानी डायरेक्शन, क्योंकि जब हम चीज़ें मैनेज रखते हैं तो जो हमें डायरेक्शन दे रहे हैं, हमारे डायरेक्टर किसी भी चीज़ में हो, वो भी सही प्रकार से हमें बता पाएंगे। उद्देश्य की प्राप्ति में मदद, जिस कार्य के लिए हम योजना बना रहे हैं उस कार्य में हमें सक्सेस मिलने की संभावना बढ़ जाती है। अब आ जाओ विभिन्न समितियाँ। देखो, जब भी हम स्पोर्ट्स की बात करेंगे और योजना की बात भी स्पोर्ट्स में करेंगे, तो हम खेलों का आयोजन में सबसे ज़्यादा हमें योजना की आवश्यकता होती है। तो जब हम किसी खेलों का आयोजन कराने जा रहे हो तो उसमें कुछ टीमें बनती हैं। सबसे पहले आयोजन समिति, जिसका काम होता है चीज़ों को मैनेज करना, कहाँ से क्या आएगा, कौन लाएगा, कैसे होगा, हर एक चीज़ कौन करेगी? आयोजन समिति। आर्थिक समिति या फाइनेंस कमेटी, इसका काम होगा फाइनेंस की चीज़ों को कंट्रोल करना, जैसे कितना पैसा खर्च होना है, कितना कितना पैसा खर्च होगा, कहाँ से आएगा। प्रचार समिति, पब्लिसिटी करना, क्योंकि जिस चीज़ की पब्लिसिटी होगी वहाँ पर लोगों के आने की संभावना उतनी ही अधिक होगी, और जितने लोग आएंगे उस मैचों से या उन चीज़ों से उतना ही फ़ायदा, या खिलाड़ियों को भी उतना ही प्रोत्साहन प्राप्त होगा। खरीदारी समिति, खरीदारी समिति का काम है सामान की खरीदारी करना, चीज़ों की खरीदारी करना, है ना। कहाँ से कितना पैसा, सस्ती चीज़ें लानी है, क्वालिटी की चीज़ें लानी है, महंगी चीज़ें लानी है, जैसा उनका बजट होगा उसी तरीके से वो चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। अगला, पूछताछ समिति, परिवहन समिति, पूछताछ रिसेप्शन। भाई जो दर्शक आएंगे या खिलाड़ी आएंगे सभी वहाँ रिसेप्शन से पूछ कर जिसकी भी जो रिक्वायरमेंट हो वो पूरी की जा
सकती है। परिवहन ट्रांसपोर्ट का जो खिलाड़ी आएंगे, रेलवे स्टेशन से आ रहे हैं, एयरपोर्ट से आ रहे हैं, जहाँ से भी आ रहे हैं वहाँ से ट्रांसपोर्ट समिति का काम है उनको लेना, रिसीव करना, छोड़ के आना, उनके होटल्स तक ले जाना, ये सारी चीज़ें ट्रांसपोर्ट कमेटी करेगी। अगला मैंने पहले ही बता दिया था, प्रतियोगिता के प्रकार 4 प्रकार के होते हैं, नॉकआउट, लीग टूर्नामेंट, कॉम्बिनेशन और चौथा चैलेंज टूर्नामेंट, है ना। लेकिन हमारे सिलेबस में पहले ही दो है, नॉकआउट और लीग टूर्नामेंट। अगला लीग टूर्नामेंट के लाभ। देखो आपने देखा होगा लीग टूर्नामेंट जो आईपीएल होते हैं उसमें टीमें बार बार खेलती रहती हैं, तो उसके कुछ लाभ हैं। अच्छे दलों को विजेता होने की संभावना। देखो कई बार अच्छे दल क्या होता है कि ना शुरू में ही हार जाते हैं या टीमें अपना अच्छा प्रदर्शन नहीं दे पाती, जिसके कारण वो शुरू में ही हार कर कंपटीशन से बाहर हो जाती है ना। अगला प्रत्येक दल को समान अवसर, क्योंकि कई बार कोई गलती से या बाय मिस्टेक भी आउट हो जाते हैं खिलाड़ी, लेकिन उनको बार बार अवसर दिए जाते हैं जिसके उनको अपना प्रदर्शन अच्छे से अच्छा प्रदर्शित करने में सहायता मिलती है। दर्शकों को खेल देखने के अधिक अवसर मिलते हैं, है ना। खिलाड़ी को अपना प्रदर्शन देने में पूर्ण अवसर, क्योंकि उसके पास बहुत टाइम होता है, बार बार वो खेल खेल कर उनका प्रदर्शन भी अच्छा होता है। अच्छे खिलाड़ी का चुनाव करने में सहायक, हमारे सामने बार बार खिलाड़ी आएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि भाई कहीं कौन अच्छा खिलाड़ी है, कौन कितने दबाव में खेल सकता है, कौन रिलैक्स होकर खेल सकता, मतलब हमें खिलाड़ियों के बारे में पूरा पता चल जाता है कि भाई कौन खिलाड़ी किस अवसर पर कहाँ पर खिलाया जा सकता है। अगला नॉकआउट के लाभ। देखो इसमें टाइम की कम खपत होती है बार बार, क्योंकि नॉकआउट क्या है कि ये टूर्नामेंट का एक प्रकार है जिसमें कोई भी टीम टूर्नामेंट में एक बार हारने के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है, उसे नॉकआउट टूर्नामेंट कहती है ना। इसमें समय की कम खपत होती है, कम खर्चीला होता है ना। टीम मन से खेलती है क्योंकि टीम को पता होता है हारेंगे और बाहर हो जाएंगे। अगला खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करने का प्रयास करता है, क्योंकि खिलाड़ी को भी पता होता है कि भाई एक बार हारे आउट हुए तो दोबारा मौका नहीं मिलेगा। अब इन दोनों की अब हानियाँ भी हैं कुछ, जैसे लीग, इसमें अधिक समय नष्ट होता है, पैसा अधिक व्यय होता है, दर्शक ऊब जाते हैं देखते देखते, खिलाड़ी ओवर परफॉर्मेंस देने के कारण कई बार इंजर्ड भी हो जाते हैं, हारने वाला दल टीम कई बार निराश हो जाती है, पैसिमिस्ट बन जाती है ना। अब आ जाओ नॉकआउट प्रतियोगिता की हानियाँ। नॉकआउट की क्या क्या है, इसमें क्या है कई बार कमज़ोर दल फाइनल में पहुंच जाता है, कई बार अच्छी टीम शुरू में ही हार गई बाई चांस मिस्टेक से, तो क्या है कोई कमज़ोर दल आगे तक जाके और वो विनर भी बन जाता है, क्योंकि है ना। और अच्छी टीम जल्दी बाहर आने की संभावना होती है, कई बार भाई खिलाड़ी प्रदर्शन नहीं कर पाता, टीमें प्रदर्शन नहीं कर पाती, टाइम उनका नहीं चल रहा होता कह सकते हैं। तो लीग टूर्नामेंट में ये नहीं होता, लेकिन इसमें है, खिलाड़ी को प्रदर्शन के कम अवसर मिलते हैं इसमें। ठीक है, अब आ जाओ बेटा आगे, है ना। इसमें कुछ वो भी है, जब इंट्रामोरल कमेटी और एक्स्ट्रामोरल कमेटी दोनों की लगभग सेम ही है। डायरेक्टर का क्या काम होता है, उसको डायरेक्ट करना, टोटल पूरा उसका वो बनाना। असिस्टेंट डायरेक्टर का मतलब होता है उसकी अनुपस्थिति में असिस्टेंट काम करेगा या उसके बताए हुए काम करेगा। असिस्टेंट टीचर, जो स्कूल के टीचर होंगे वो इसके मेंबर होंगे। सचिव, सेक्रेटरी, जो ग्राउंड लेवल पर काम करेगा। जॉइंट सेक्रेटरी, उसकी सहायता से जॉइंट सेक्रेटरी का काम होगा या तो सेक्रेटरी की अनुपस्थिति में कार्य करना या सेक्रेटरी के बताए हुए कार्य करना, और बाकी सभी टीचर्स जो हैं वो उसके मेंबर्स होंगे। ठीक है ना बेटा। अब आ जाओ अंतर संस्थान या ऑब्जेक्टिव, इंट्रा और एक्स्ट्रामोरल के ऑब्जेक्टिव, हमें क्यों कराने चाहिए इंट्रामोरल और एक्स्ट्रामोरल जो स्कूलों में होते हैं, गेम्स होते हैं। तो सभी छात्रों को सबसे पहली बात अवसर प्रदान होते हैं। भाई सचिन को भी अगर पहली बार कहीं नहीं खेला होगा स्कूल में तो क्या वो सचिन बन पाता, तो इसलिए ज़रूरी है अवसर देना भी। अपनी तकनीक या प्रतिभा को दिखाने के अवसर भी हमें इसी से ही प्राप्त होते हैं।
एक्सपीरियंस और कंपटीशन, कंपटीशन का एक्सपीरियंस भी हमें इसी से मिलता है। इंट्रामोरल एक ट्रेनिंग का हिस्सा होता है, बार बार, क्योंकि हम मान लो ट्रेनिंग किसी खेल की कर रहे हैं और बीच बीच में इंट्रामोरल खेलते रहें तो उससे हमें थोड़ा सा क्या होगा, कंपटीशन का एक्सपीरियंस मिलेगा। इसमें किस तरह का कंपटीशन होता है, कैसे, है ना, किस लेवल का होता है, किस लेवल के खिलाड़ी आते हैं और कितना परफॉर्मेंस, यानी जानकारी मिलती है। अब आज विशिष्ट खेल कार्यक्रम कुछ उस पर कराया जाए, आपने देखा होगा कहीं किसी का बर्थडे है तो वो दौड़ करा देता है। आपने देखा होगा जब, है ना, जैसे रन फॉर यूनिटी, जब सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्मदिन होता है या कुछ भी होता है तो ऐसे में दौड़ कराई जाती है, उसको कहते हैं रन फॉर यूनिटी। तो स्पेसिफिक आप चीज़ों पर अब ये कल्चर आने लगा है, क्योंकि हमारे समाज से ये फिजिकल एक्टिविटी कम होती जा रही है, जिनको बढ़ाने के लिए हमने विशिष्ट खेल कार्यक्रम चलाए हैं। चलो बेटा अब आ जाओ चैप्टर नंबर 2, है ना, खेल तथा पोषण। देखो खेल तथा पोषण, सबसे पहले तो आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए, है ना। खेलों में जो है पोषण बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर खिलाड़ी साधारण खाना खाकर खेल खेलेगा तो वो अपनी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं दे सकता। पोषण किसको कहते हैं? भोजन में उपस्थित वो सभी तत्व जो हमारे शरीर का वृद्धि और विकास करते हैं उन्हीं को ही पोषण कहते हैं। संतुलित आहार किसको कहते हैं? ऐसा भोजन जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, मिनरल, पानी की उचित मात्रा हमारे कार्य, आयु और हमारे लिंग, हम स्त्री हैं या पुरुष हैं, उसके हिसाब से हमारे भोजन में उपस्थित हो, उसे ही संतुलित आहार कहा जाता है। अगला आ जाओ, रफेज। रफेज किनको कहते हैं? हमारे भोजन का वो हिस्सा जिससे हमें कोई शक्ति प्राप्त नहीं होती या कोई पोषण प्राप्त नहीं होता, परंतु हमारी पाचन क्रिया में महत्वपूर्ण योगदान होता है। स्रोत कच्ची सब्जियां व फल, उसी को ही रफेज कहते हैं। जैसे हम जूस निकाल कर पी लेते हैं, जूस के जो मौसमी का जो पीछे से कचरा निकल जाता है वही रफेज होता है, वो हमारे पाचन तंत्र में सबसे अच्छा ही रहता है। और वो जूस पीने से हमारा पाचन तंत्र खराब हो जाता है। वो जूस इतना फ़ायदा नहीं करेगा हमें अगर हम मौसमी को पूरा खाएं, है ना। तो रफेज भी हमारे हमारे खाने का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगला प्रोटीन। प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन एक ऐसा पोषक तत्व है जो हमारी मांसपेशियों को बनाने और उनकी मरम्मत करने का कार्य करता है। ये किससे बना होता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन के परमाणुओं से मिलकर बनता है, ठीक है ना। अब कहा जाए प्रोटीन के 1 ग्राम प्रोटीन से कितनी ऊर्जा मिलती है, तो 1 ग्राम प्रोटीन से हमें 4 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। और इसके स्रोत क्या क्या होते हैं? अंडा, दूध, मांस, दही, मछली और सभी दालें इसके इसके स्रोत होते हैं। अगला कार्बोहाइड्रेट, है ना। हमारे शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कार्बोहाइड्रेट ही होता है। ये कहाँ से मिलता है? ये मिलता है हमें अनाज से, स्टार्च से, मीठे से, है ना, और मीठे से, सारी चीज़ों से। सबसे पहले हमें कार्बोहाइड्रेट ही चावल से मिलता है। जो हम मान लो कुछ काम करने लगते हैं, दौड़ लगाने लगते हैं, तो दौड़ते दौड़ते हमें सबसे पहले कौन सी ऊर्जा खर्च होती है? हमारी कार्बोहाइड्रेट से बनी हुई ऊर्जा सबसे पहले खर्च होती है। अब पूछा जाए 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितनी कैलोरी होती है, तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। तीसरा आता है वसा। वसा क्या होता है? फैट। ये हमारे पोषण का एक तत्व है ना, हमें ऊर्जा प्रदान करता है। ज़्यादा वसा हम शरीर में, ज़्यादा वसा खाने के बाद हम शरीर में स्टोर कर लेते हैं, ज़रूरत पड़ने पर उसका उपयोग भी करते हैं। वसा हमारे कोमल अंगों को सेफ्टी प्रदान करता है, जैसे हमारी हथेलियों पर, है ना, हमारे बटक पर, हमारे चीक पर, है ना, हमारी चेस्ट के आसपास, हमारे पेट के आसपास, हमारी किडनी के चारों तरफ, तो वहाँ पर वो जो हमारे कोमल अंग हैं उनको भी सेफ्टी प्रदान करता है। और पूछा जाए 1 ग्राम वसा से कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है,
तो 1 ग्राम वसा से 9 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। तो इसका मतलब तो हमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की जगह वसा ही खाना चाहिए, है ना? नहीं, हमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के स्थान पर वसा अधिक नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वसा फैट से कैलोरी तो ज़्यादा मिलती है, लेकिन वो कैलोरी हमारे शरीर के मैकेनिज्म के लिए आसान नहीं होती बनानी। यानी हमारा शरीर कार्बोहाइड्रेट से बड़ी आसानी से बनाकर आपको ऊर्जा प्रदान कर सकता है, प्रोटीन से भी आसानी से बनाकर ऊर्जा प्रदान कर सकता है, लेकिन वसा से आसानी से ऊर्जा बनाकर आपको प्रदान नहीं की जाती है। मान लो आप दौड़ने लगते हो, दौड़ने के बाद आप शुरू में आपकी कहाँ से एनर्जी आ रही है? कार्बोहाइड्रेट से। जब आप बहुत थक जाते हो, है ना, जब आपकी हिम्मत भी नहीं होती है और दौड़ने की, तब मानना शुरू करो कि अब हमारा फैट बर्न होने लगा है और फैट से हमें ऊर्जा मिलने लगी है। इसीलिए फैट से ऊर्जा बनाना थोड़ा हमारे शरीर के लिए कठिन होता है। अब अगला आ जाओ विटामिन्स। ये विटामिन्स 2 प्रकार के होते हैं, है ना? विटामिन होते क्या हैं? विटामिन की हमारे शरीर को बहुत कम आवश्यकता होती है। विटामिन हमें स्वस्थ रखते हैं, वे हमारे रोगों से रक्षा करते हैं। विटामिन हमारी आँखें, मसूड़े, त्वचा आदि और हमारे नर्वस सिस्टम, हमारे ब्रेन सिस्टम, सारी चीज़ों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमारे खाने के ना 2 हिस्से होते हैं, सूक्ष्म पोषण और वृहद पोषण। सूक्ष्म पोषण में विटामिन और मिनरल्स आते हैं। फैट सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल। एक जो फैट की तरह होते हैं, है ना, यानी फैट में ही घुलते हैं। एक होते हैं वाटर सोल्यूबल, जो पानी के जैसे होते हैं। फैट सोल्यूबल है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। अगला है वाटर सोल्यूबल, विटामिन बी, विटामिन सी, ये 2 हैं वाटर सोल्यूबल, है ना। विटामिन ए क्या करता है? विटामिन ए कहाँ से मिलता है? विटामिन ए का रेटिनॉल नाम होता है ना। ये हमें लाल फल और सब्जियों में मिलता है। लाल लाल कलर के सब्जियों में और फलों में हमें दिखाई देता है। लेकिन और विटामिन बी को बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, है ना। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में B1, B2, B12, B6 इस तरह के विटामिन, है ना। विटामिन बी हमारे नर्वस सिस्टम के मांसपेशियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण विटामिन है। विटामिन डी जो हमें धूप से भी मिलता है ना। और कैल्शियम में भी होता है। सारे मिल्क प्रोडक्ट सब में विटामिन डी पाया जाता है, और ये किसके लिए? हमारे दांतों और हड्डी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। विटामिन ई आपने देखा होगा, जो क्रीम्स होती हैं सभी, उनमें विटामिन ई पाया जाता है। ये हमारी त्वचा के लिए, प्रजनन तंत्र के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होता है ना विटामिन। और ये मिलता कहाँ से है? ये मिलता है सभी फल और सब्जियों में, कच्ची फल और सब्जियों में उपलब्ध होता है। विटामिन के पपीता, जो पीले पदार्थ हैं, उनमें सभी में विटामिन के प्राप्त होता है। इसका काम क्या है? खून का थक्का जमना। जैसे हमारे कहीं भी चोट लगी और जल्दी से जल्दी खून का थक्का जम जाता है, तो हमारे अंदर विटामिन भी पर्याप्त मात्रा में है। अगला विटामिन सी हमारे मसूड़े, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता, है ना, इम्यून सिस्टम, इनके लिए बहुत लाभदायक है। हमारी त्वचा के लिए लाभदायक है। ये हमें सभी खट्टे पदार्थों में प्राप्त होता है, ठीक है ना। अगला आ जाओ पोषक तत्वों का। एक तत्व है पानी। हमारे शरीर का लगभग 1/3 भाग पानी से मिला। अगर हमारे शरीर को निचोड़ दिया जाए पूरे को, और निचोड़ने के बाद हमारे शरीर के जो वेट है, उसमें से केवल 25% ही हमारी हड्डी और मांसपेशियों का वजन है, बाकी सभी पूरा पानी का वजन है। और पानी और क्या क्या काम करता है? हमारे तापमान को बनाए रखने में काम करता है, हमारे ब्लड को सुचारू रूप से चलाए रखने में काम करता है, हमारे नर्वस सिस्टम की जो वो है इम्पल्स, उनको बनाए रखने में काम करता है ना। बहुत सारे काम हमारे
उसमें जिस प्रकार जैसे खाने में सब्जी बनाते हैं और पानी डालते हैं, वैसे पानी का कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन बिना पानी के भी वो सब्जी डाइजेस्टेबल नहीं होगी। अगला आ जाओ, हमारे आहार के मुख्य तत्व कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट मैंने बता दिया, सबसे पहला प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 कैलोरी ऊर्जा, 1 ग्राम प्रोटीन से 4 कैलोरी ऊर्जा। फैट, मिनरल्स कौन कौन से होते हैं? मिनरल्स है ना, इनको कहते हैं मैक्रो, यानी इनकी ज़्यादा ज़रूरत है, और जो माइक्रो है इनकी हमारे शरीर को कम ज़रूरत है। इसमें पानी की ज़्यादा रहती है, पानी तक नहीं है, पानी अलग है। ये 4 और 5 ये दो ही है, मिनरल्स और विटामिन्स, यही है माइक्रो। वाटर इसकी तो ज़्यादा ज़रूरत है। और मिनरल्स कौन कौन से? मैग्नीज हड्डी बनाने, ऊर्जा प्रदान करने में मदद करता है। मैग्नीशियम हृदय गति सामान्य बनाए रखता है। कैल्शियम व विटामिन्स है ना के मेटाबॉलिज्म में मदद करता है। आयरन हमारी आरबीसी को बनाता है। लिम्फोसाइटिक की बनाने में मदद करता है। अगला आयोडीन हमारी ग्रंथि को विकसित करने में मदद करता है, घेंगा रोग से भी बचाता है, और बहुत सारे हमारे जो नर्वस सिस्टम को भी चलाने में आयोडीन का महत्वपूर्ण योगदान होता है। फ्लोराइड यह पीएच मान बनाए रखने में मदद करता है। भोजन संबंधी विकार, सबसे पहला हो, भोजन संबंधी विकार 2 प्रकार के होते हैं, एनोरेक्सिया और बुलिमिया। एनोरेक्सिया कहते हैं क्षुधा अभाव, जैसा नाम से ही पता चल रहा है, क्षुधा अभाव, भूख का अभाव। ऐसे व्यक्ति होते हैं, ये मानसिक बीमारी होती है, उन्हें लगने लगता है कि मुझे भूख नहीं लग रही है और मुझे कुछ नहीं खाना है, या कुछ खाने के बाद तुरंत वॉमिटिंग आने की वो करते हैं, वॉमिटिंग कर देते हैं। तो इस तरह की क्यों क्या कहते हैं? एनोरेक्सिया, भूख की कमी, है ना। ये 2 प्रकार का होता है, सीमित क्षुधा विकार और परिष्करण क्षुधा विकार। एक सीमित मान लो नॉर्मल ही है, केवल साइकोलॉजिकली लगता है, लेकिन फिर भी आदमी काम ठीक ठीक करता रहता है। परिष्करण, इसमें व्यक्ति सिम्टम्स देने लगता है, उल्टियाँ करने लगता है, खाना बिल्कुल बंद कर देता है, और ये बहुत उसकी आगे की थोड़ी सी बीमारी थोड़ी सी बड़ी हुई होती है। बुलिमिया, अतिसुधा, इसमें व्यक्ति को बहुत भूख लगने लगती है, व्यक्ति बहुत ज़्यादा खाना खाने लगता है ना, और अधिक खाने और शुद्धिकरण भी करने, फिर वॉमिटिंग भी कर देता है, उसे लगने लगता है मैंने ज़्यादा खा लिया है, मुझे वॉमिटिंग करके वज़न बढ़ जाएगा, जिससे मेरा वज़न भी घट जाएगा और मेरा पेट भी भरा हुआ रहेगा, है ना। इसी को कहते हैं बुलिमिया, अतिशुद्धा। अगला आ जाओ, अधिक खाने संबंधी संकेत, अधिक खाने संबंधी बीमारियों के संकेत या व लाभ। ईटिंग साइंस एंड सिम्टम, भोजन पर नियंत्रण की कमी होने लगती है, गुप्त रूप से खाने लगते हैं व्यक्ति, बार बार खाने लगता है, स्ट्रेस और डेंसिटी में ज़्यादा खाने लगता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा खाना खाता है, ज़्यादा उपवास रखना, खाने के बाद वॉमिटिंग जैसा होना, पतले होने के लिए बहुत ज़्यादा व्यायाम करना, है ना। ये सब खाने संबंधी विकार होते हैं। बुलिमिया और एनोरेक्सिया के प्रभाव, वजन घटने लगता है या वजन बढ़ने लगता है, कमजोर या चक्कर आने लगते हैं, हाथ पैर सूजने लगते हैं, पाचन क्रिया खराब होने लगती है ना। एसिड रिफ्लैक्स, खट्टी डकारें आने लगती हैं, जी मिचलाने लगता है, वॉमिटिंग आने लगती है, इस तरह की वो होने लगती। उपचार क्या है? मनोवैज्ञानिक उपचार भी है ना। हम साइकोलॉजिस्ट से उसको वो भी साइकोलॉजिस्ट से भी हम उसकी थोड़ी सी थेरेपी करा सकते हैं। हम मेडिसिन्स अपने आप नहीं देनी, डॉक्टर की सलाह से ही मेडिसिन से भी इसका इलाज किया जा सकता है। पोषण तथा स्वास्थ्य भार के संबंध में शिक्षा, न्यूट्रिशन और हेल्थ संबंधी उसको हम एजुकेशन से भी वो कर सकते हैं। व्यायाम के विषय में सावधानी, भाई कब करना है, कितना करना है, ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा व्यायाम हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है। नॉर्मल और सही प्रकार से किया गया व्यायाम ही हमारे शरीर को संतुष्टि या पुष्टि प्रदान करता है। अगला आ जाओ, थेरेपी और ईटिंग डिसऑर्डर, खाने और शुद्धिकरण के चक्र को तोड़ना। इसको बीमारी को किस तरीके से ठीक किया जा सकता है?
खाना और उल्टी करना, उसके चक्र को तोड़ना। हमें बहुत ज़्यादा खाना नहीं है, ठीक है ना। और फिर जब बहुत ज़्यादा नहीं खाएंगे तो वॉमिटिंग भी नहीं करनी पड़ेगी। तो अगर वो चक्र टूट जाएगा तो आपकी ये बीमारियाँ सही हो सकती है। अस्थायी विकार परिवर्तन, चेंजिंग अनहेल्थी थॉट्स, हमें ये बुरी जो थॉट्स हैं खाने संबंधी उनको रोकना पड़ेगा। सॉल्विंग इमोशनल इशू, जो इमोशनल इशू जिनसे हम परेशान हैं, जिनके कारण हम उस तरफ चलते हैं, उन्हें भी हमें रोकना पड़ेगा। आत्मविश्वास, हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाना पड़ेगा। मेडिसिन इनके उसमें मेडिसिन वगैरह इनसे लेकर हम ठीक कर सकते हैं। कारण क्या क्या हो सकते हैं? मनोवैज्ञानिक कारण हो सकते हैं, परेशानी, चिंता, है ना, दबाव, स्ट्रेस, एग्जाइटी, इस तरह के हो। सामाजिक कारक, दूसरों को देखकर भी हम इस तरह की परिवर्तन अपने शरीर में लाने का प्रयास कर सकते हैं, है ना। जैसे मान लो कुछ बहुत पतला होना है या कुछ इस तरीके के, किसी हीरो को देखा, कुछ भी हो सकता है। जैविक कारण, कोई मान लो जैविक कारण ही हो सकते हैं, कुछ इंटरनल बायोलॉजिकल डिस्टरबेंस भी हो सकती है। पारिवारिक इतिहास, मान लो फैमिली के हिस्ट्री के कारण भी हम ऐसा कर सकते हैं। ओवर प्रेशर, किसी चीज़ का ओवर प्रेशर के कारण भी ऐसा कर सकते हैं। अब अगला आ जाओ, खाग मिथक। खाग मिथक क्या होता है? खाग मिथक होता है खाने के बारे में गलत प्रचलन या गलत गलत धारणाएं या गलत इंफॉर्मेशन को खाग मिथक कहते हैं। जैसे हम कहते हैं व्यायाम के दौरान साधारण चीनी खराब है ना, नहीं खाई जा सकती है। जैसे संतुष्ट समष्टि पोषण का उत्तम अनुपात है ना। यानी पोषण जो सब पूरे पोषण का, है ना, पूरे पोषण का समान अनुपात होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। किसी के में प्रोटीन ज़्यादा हो सकता है, किसी में कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, वो रेशो सबके लिए अलग अलग है। रेस से पहले कार्बोहाइड्रेट का ग्रहण करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। रेस से 2-4 दिन पहले कार्बोहाइड्रेट स्टोर कर सकते हो आप, पर रेस के पहले अगर पेट भर लोगे तो आप रेस ही नहीं कर पाओगे। आलू से मोटे होते हैं, ये गलत धारणा है हमारे समाज में, है ना। नमकीन चीज़ों से शुगर नहीं बढ़ता, शुगर हर एक चीज़ में होता है। मछली खाने के बाद दूध मत पियो, है ना, इसके कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं है हमारे पास उपलब्ध। अधिकतम प्रदर्शन के लिए अधिक खाना जरूरी है, बिल्कुल नहीं, क्वालिटी का खाना जरूरी है। खाते समय पानी मत पियो, थोड़ा बहुत पीना आवश्यक होता है। ज़्यादा व्यायाम से ज़्यादा भूख लगेगी, बिल्कुल गलत धारणा, है ना। स्वस्थ व उचित भार क्या होता है? मेंटेन हेल्थी वेट, भाई एक ऐसा वेट जिससे आपको अपने दैनिक कार्य को करने में कोई परेशानी ना हो। जीना चढ़ने उतरने चढ़ने कूदने फांदने में आपको अपना वेट भार महसूस ना हो, तब तक आपका भार उचित भार है। अगर आपको अपना वेट भार लगने लगे या यानी कहीं आपके कार्यों में रुकावट बनने लगे, तब आपका भार उचित भार नहीं होगा। स्वस्थ भार नियंत्रण करने के तरीके, उचित लक्ष्य निर्धारित करें, है ना। जो एक चार्ट है, चार्ट के अनुसार उसको निर्धारित किया जाए। फिटनेस पर बल दे, है ना, कोई बॉडी बनाने पर या जिम जाने पर या बहुत क्वालिटी का खाने पर, सब चीज़ है, लेकिन फिटनेस को बनाए रखना है। कैलोरी की मात्रा कम, काम के अनुसार लें। ऐसा नहीं है कैलोरी बहुत ज़्यादा ले लो, आप कुछ अच्छा खाने को मिला तो बहुत ज़्यादा खा जाओ। ऐसा करने से आपका भार अनियंत्रित होने के चांसेस बने रहते हैं, है ना। हमें उतना ही खाना चाहिए जितनी हमारी आवश्यकता हो। अगला, सक्रिय जीवन शैली, एक्टिव लाइफ स्टाइल, हमें आलसी जीवन शैली, है ना, और कुछ ऐसे एक्टिव होना चाहिए हमें अपनी जीवन शैली में। फिजिकल एक्सरसाइज रेगुलर करनी चाहिए। तला भुना वसा युक्त खाने से कोशिश करनी चाहिए बचना। जंक फूड से बचें, ज़्यादा खाने से बचें, बार बार न खाएं। शराब, धूम्रपान व नशीली दवाओं से भी बचना चाहिए। भोजन न छोड़ें, थोड़ा बहुत खाएं। खिलाड़ी का आहार, देखो खिलाड़ी के आहार को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। खिलाड़ी को प्रतियोगिता से पहले कैसा खाना चाहिए, प्रतियोगिता के मध्य में क्या खाना चाहिए, और प्रतियोगिता के बाद। पहले
कम से कम 1 सप्ताह पहले कार्बोहाइड्रेट वाला भोजन लेना शुरू करें। मांसपेशियों में 20% से अधिक ग्लाइकोजन भंडार किया जा सकता है। आहार में ब्रेड, अनाज, पास्ता, चावल इस तरह के खाना लें। प्रतियोगिता से 2 घंटे पूर्व कार्बोहाइड्रेट युक्त खाना लें। ब्रेड, पास्ता, चावल 2 घंटा पहले, है ना। ज़्यादा भरपेट खाने से बिल्कुल बचें। प्रोटीन वसायुक्त खाने से बिल्कुल बचें। ऊर्जा पेय पदार्थ से ज़्यादा पीने की कोशिश करें। दौरान में पेय पदार्थ लेना है, चॉकलेट खा सकते हैं। प्यास का इंतज़ार न करें, थोड़ी थोड़ी देर में घुट घुट पानी पीते रहें। नियमित अंतराल पर कार्बोहाइड्रेट की थोड़ी मात्रा लेते रहें, बहुत थोड़ा थोड़ा। चॉकलेट, चीनी, है ना, या जो भी, या एनर्जी ड्रिंक। प्रतियोगिता में 1 घंटे से अधिक का समय हो तो केले ले सकते हैं। स्पोर्ट्स ड्रिंक लेते रहें। बाद में तो आप जैसा मर्जी खा सकते हो, लेकिन कुछ समय रुकना है आपको। 15-20 मिनट के बाद कुछ कार्बोहाइड्रेट अवश्य लें। फल, जूस, फ्रूट ड्रिंक्स लें। 2 घंटे के अंदर कार्बोहाइड्रेट व प्रोटीन युक्त वसा रहित आहार लें। वसा रहित प्रोटीन जैसे मीट, चिकन ये ले सकते हैं, और बाकी तो आप सब खा ही सकते हैं। ये चैप्टर 2 समाप्त हुआ, है ना। इसके चैप्टर 2 के अब हम कुछ सेलेक्टेड टॉपिक बताते हैं। देखो क्या क्या इसमें से आ सकता है। एक तो इसमें से खाने का चार्ट आ सकता है आपका, है ना, कि खाने का, हमें खाने का चार्ट, विटामिन्स, प्रोटीन्स, है ना, जो भी हमें, ये आपने ऊपर देखा होगा बना हुआ था खाने का चार्ट, उस चार्ट को ये रहा। इस चार्ट को प्रॉपर, कार्बोहाइड्रेट 2 तरह का होता है ना। 2 तरह का, कौन कौन सा? सैचुरेटेड और सुक्रोज, फ्रुक्टोज, इस तरह का। प्रोटीन कहाँ कहाँ से? प्रोटीन वनस्पति से मिलने वाले प्रोटीन और जानवरों से मिलने वाले प्रोटीन। फैट भी 2 तरह के होते हैं, वाटर सोल्यूबल और फैट सोल्यूबल। मिनरल्स भी 2 तरह के होते हैं, माइक्रो मिनरल्स, मैक्रो मिनरल्स। विटामिन भी 2 तरह के हैं, विटामिन फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल, ठीक है ना। फैट भी 2 तरह के हैं, सैचुरेटेड फैट और अनसैचुरेटेड फैट, जो जम जाए। दूसरा कह सकते हैं वनस्पति से मिलने वाला फैट और जानवरों से मिलने वाला फैट। ये सबसे मेन है, और थोड़ी इसकी डेफिनेशंस मेन है। अब आ जाओ चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 हमारा तीसरा चैप्टर है, योग तथा जीवन शैली। देखो योग का अर्थ क्या है? योग का अर्थ है शुद्धिकरण। अपने मन और तन का शुद्ध करना ही योग है। यह आत्मा को परमात्मा से मिलाना योग है। योग का महत्व: शरीर स्वस्थ रहता है, शरीर शुद्ध रहता है, गुप्त शक्तियों का विकास होता है, त्याग व अनुशासन की भावना, शारीरिक सुंदर लचक, वृद्धि, चरित्र विकास, मानसिक विकास। आसन क्या होता है? स्थिर सुखम आसन। जिस आसन में आप जिस कार्य को स्थिर पूर्वक रहकर बड़े अच्छे तरीके से पूरा कर सकते हैं, ऐसे कार्य को क्या कहते हैं? आसन कहते हैं। आसन 3 प्रकार के होते हैं: ध्यानात्मक आसन, विश्रामात्मक आसन और संवरणात्मक आसन। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं बैठे रहने वाले आसन, खड़े होने वाले आसन और लेटने वाले आसन। ये 3 प्रकार के आसन होते हैं। अब आ जाओ आगे, है ना। देखो बैठे रहने वाले कौन कौन से हैं? पद्मासन है, सुखासन है, गौमुखासन है ना? अर्धमतेंद्र आसन है, मत्स्य आसन है। खड़े रहने वाले आसन वृक्ष आसन है, ताड़ासन है, गरुड़ासन है, सूर्य नमस्कार है। और लेटने वाले शवासन है भुजंगासन है, भुजंगासन और हलासन है, चक्रासन है, जो लेट कर होते हैं। अगला आ जाओ, मोटापा किसको कहते हैं? मोटापा कहते हैं जब आपका आदर्श भार 20, है ना, आदर्श भार, जब बीएमआई का जो है, बीएमआई का आंसर 30 या 30 से ऊपर आए, या 25 से 30 तक आए तो वो मोटापा, और 30 से ऊपर अब आए तो अधिक मोटापा
कहलाता है। मोटापे को जांचने के कौन कौन से तरीके, देखो एक तो देख कर जांचा जा सकता है, ऊंचाई और भार के अनुपात से, स्किन फोल्ड कैलिपर से, और बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स से भी जांचा जा सकता है। शुगर, मधुमेह, शुगर किसको कहते हैं? जब हमारे शरीर में इंसुलिन निकलना बंद या कम हो जाता है तथा ग्लूकोज का हमारे शरीर में पचना बंद या कम हो जाता है, उस स्थिति को मधुमेह कहते हैं। मधुमेह दो प्रकार का होता है। मधुमेह यानी डायबिटीज़। डायबिटीज़ क्या है अभी बताया। जब हमारे शरीर जब हमारे शरीर का जब हमारे शरीर में इंसुलिन कंट्रोल नहीं होता, इंसुलिन या तो बहुत ज़्यादा निकलने लगता है या बिल्कुल नहीं निकलता है, इस स्थिति को क्या कहते हैं? डायबिटीज़। डायबिटीज़ कितने तरह का? दो तरह का है, फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप में क्या है? फर्स्ट टाइप में मरीज को इंसुलिन हार्मोन टीके लगाए जाते हैं, यानी फर्स्ट टाइप में इंसुलिन निकलना बिल्कुल बंद हो जाता है। सेकंड टाइप में गोलियां खाकर काम चलाया जा सकता है, इसमें इंसुलिन थोड़ा थोड़ा निकलता है लेकिन पर्याप्त मात्रा में नहीं निकलता। कौन कौन से आसन कर सकते हैं इन मधुमेह से बचने के लिए, डायबिटीज़ से? भुजंगासन, पश्चिमोत्तानासन, पवन मुक्तासन, अर्ध मत्स्येंद्रासन, ये चारों प्रकार दिए गए हैं, चित्र भी दिए गए हैं इनके, है ना। और देखो जब आसन लिखेंगे तो आसन के ऐसा क्यों होता है आसन, इसके बारे में लिखेंगे, कैसे करें वो लिखेंगे, लाभ पॉइंटों में लिखना है, जितना भी लिखना है पॉइंट बना बना के, जिससे आपको लिखना भी कम पड़ेगा और एग्जामिनर के लिए समझना भी आसान हो जाएगा। इससे आपको नंबर अच्छे मिलने की संभावना बढ़ जाती है। अगला अस्थमा। अस्थमा क्या है? जब हमारी श्वसन नलिका में अवरुद्ध पैदा हो जाते हैं या संकरी हो जाती है, पतली हो जाती है, जिसके कारण हमें सांस लेने में कठिनाई आती है, उस स्थिति को हम अस्थमा कहते हैं। अस्थमा, है ना। और अस्थमा के कौन कौन से आसन है? पहला सुखासन, चक्रासन, है ना, गौमुखासन, पर्वतासन। देखो मैंने पहले भी बताया है, इसमें सुखासन, इसकी विधि, लाभ और सावधानियां, इनको भी ध्यान में रखना है और करना है। पर्वतासन, भुजंगासन, पश्चिमोत्तानासन। अगला हाइपरटेंशन या हाई बीपी, अतिरिक्त दबाव। हमारी रक्त नलिकाओं का बहुत से कारणों से रक्त नलिकाओं में दबाव अधिक हो जाता है, जिसे बढ़ा हुआ रक्तचाप भी कहते हैं। स्पिगमोमीटर से रक्त दाब नापा जाता है। सामान्य रक्तचाप 120 से 80 mmHg माना जाता है, ठीक है ना। तो कारण क्या हो सकते हैं हाइपरटेंशन के? अधिक नमक का सेवन, जेनेटिक भी हो सकता है, बुरी दोषपूर्ण या बैड लाइफ स्टाइल के कारण भी हो सकता है, मोटापे के कारण भी हो सकता है, किसी बीमारी के कारण भी हो सकता है, अल्कोहलिक होने के कारण भी हो सकता है, और ज़्यादा एज होने के कारण भी, है ना, हाई बीपी हो सकता है, जिसमें हमारी नसें पतली हो जाती हैं। पतली होने पर खून का दौर जो है बहुत तेज़ी से होने लगता है, जिससे हमें कई बार गुस्सा, घबराहट, हाथ पैर कांपना, सर दर्द होना, इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। इसके लिए आसन कौन कौन से? ताड़ासन, वज्रासन, पवन मुक्तासन, अर्धचक्रासन, शवासन। अगला पीठ दर्द। पीठ का दर्द अस्थियों, जोड़ों, मांसपेशियों आदि से उत्पन्न होता है। It's 2:20 p.m.
चीज़ें। अगला आ जाओ, बच्चों में व्यायाम के शारीरिक व क्रियात्मक लाभ, है ना, ये इम्पोर्टेंट है। बच्चों में शारीरिक लाभ, फिजिकल एक्सरसाइज करने से क्या लाभ होते हैं? कुछ शारीरिक लाभ होते हैं और कुछ क्रियात्मक लाभ है, फिजियोलॉजिकल जिनको बोलते हैं। शारीरिक व स्वास्थ्य वृद्धि होती है, मानसिक स्वास्थ्य, भावनात्मक स्वास्थ्य, है ना, यानी उनकी इमोशनल जो है इतने स्ट्रॉन्ग हो जाते, इतने वीक नहीं होते कि ज़रा ज़रा सी बात पे रोना, हंसना, वो सामान्य बनाए रखते हैं। सोशल हेल्थ, यानी उनके समाज के साथ किस तरह का व्यवहार करना है ये भी उनको पता लग जाता है। सकारात्मक, एक पॉजिटिव स्कूल एनवायरनमेंट बना रहता है जब हम एक्सरसाइज करें। प्रेरणादायक, मोटिवेटिंग पर्सनालिटी बन जाती है, ठीक है ना। और कुछ फिजियोलॉजिकल क्या है, हृदय क्षमता में वृद्धि होती है, हमारा हार्ट ठीक रहता है, हड्डियाँ मांसपेशी मजबूत होती है। शुगर, रक्त का शुगर नियंत्रित रहता है, रक्त दाब यानी ब्लड प्रेशर नियंत्रित होता है ना। एनर्जी में हमारी वृद्धि होती है, बुरे पदार्थों का शरीर से निकासन होता है, ठीक। लंबी आयु होती है, निरोगी काया रहती है, ये फायदे हैं। अगला, वेट ट्रेनिंग। वेट ट्रेनिंग भार प्रशिक्षण का एक ऐसा व्यायाम है जो भार के द्वारा हमारी मांसपेशियों की शक्ति में वृद्धि करता है। ये व्यायाम डंबल बेल्स, बार बेल्स आदि की सहायता से किए जाते हैं, है ना। भार प्रशिक्षण की कुछ हानियां हैं, कुछ लाभ हैं, ये भी आ जाता है। भाई किस एज को, देखो बच्चों को नहीं करना चाहिए ये भार प्रशिक्षण, लगभग हमें 16-17 साल की एज के बाद ही करना चाहिए और उस समय पर बहुत लाइट होना चाहिए। लाभ क्या है? आसान व गतिविधियों में सुधार होता है, मांसपेशी शक्ति में वृद्धि होती है, हड्डियों का घनत्व बढ़ता है, चोटों से बचाव, शरीर मजबूत होता है ना, मांसपेशियां मजबूत होती हैं, गामक विकास में वृद्धि होती है, बीपी कंट्रोल रहता है, हेल्थ मेंटेन रहती है, आत्मसम्मान का विकास होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, प्रमोट एक्सरसाइज हैबिट, हमारी एक्सरसाइज करने की हैबिट बनती है। हानियाँ क्या क्या हैं, है ना। मैच्योरिटी, बच्चों की वृद्धि विकास पर नकारात्मक, हम अगर बच्चा जल्दी करने लगेगा तो उसकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी, चोट लगने की संभावना दिख रहती है, गंभीर चोटें भी लग जाती हैं, सुरक्षा की कमी है, लचक कम होने लगती है क्योंकि हमारी मांसपेशी स्ट्रांग होने लगेगी, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी घटने लगेगी, पूरे शरीर में सक्रिय भागीदारी होती है। सही आसन के लाभ, है ना, एडवांटेज, एक पोस्चर, यानी हमारा शरीर का एक पोस्चर है हर एक चीज़ का, बैठने का एक, सीधे बैठो, कमर सीधी रखो, खड़े होने का कमर सीधी रखो, झुककर मत चलो, प्रॉपर चलो, एक पोस्चर। अगर हम कोई भी कार्य सही पोस्चर में करते हैं तो उसके क्या लाभ होंगे? शरीर अच्छा दिखता है, हम फिजिकल फिटनेस हमारी बनती है, कम थकेंगे। अब मान लो बैठने की जगह हम खड़े होकर सोए तो सो पाएंगे नहीं, थक जाएंगे जल्दी। अगर हम खड़े होकर पढ़ेंगे थक जाएंगे हम। अगर हम सही पोस्चर में इस कार्य को करेंगे तो हम जल्दी नहीं थकेंगे, है ना। क्षमता में वृद्धि, गुड बॉडी बैलेंस अच्छा होता है, रिड्यूस पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ घटती हैं, रोगों से बचाव, प्रिवेंट डिजीज़, रोगों से बचाव होता है, साइकोलॉजिकल बैलेंस बनता है, आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, सामाजिक मूल्य बढ़ता है, इकोनॉमिक वैल्यू बढ़ती है ना। आसन संबंधी विकृतियाँ क्या होती हैं? जो सामान्य की तुलना में आकृति कुछ अलग नजर आए उसी को विकृति कहते हैं, है ना। ये कारण क्या क्या हो सकते हैं? दुर्घटना के कारण हो सकता है, बीमारी के कारण हो सकता है, पोषण की कमी के कारण हो सकता है, आसन संबंधी बुरी आदतों के कारण, अधूरा उपचार, मान लो किसी चीज़ का उपचार अधूरा लेते हो तो आज से आपका पोस्चर भी बिगड़ सकता है। मनोवैज्ञानिक दबाव, शक्ति की कमी, कम रोशनी के कारण, मोटापा, ज़्यादातर एक तरफ से करना, ज़्यादा काम ज़्यादातर एक तरफ से करने से भी ये चीज़ें प्रभावित हो सकती हैं। कौन कौन से? काइफोसिस, जिसमें हमारी कमर झुकी रहती है ऊपर की तरफ से, है ना। जैसे रामायण में मंत्रा थी, उसको क्या कहते हैं? वही उसी प्रकार का कुबड़ को कहते हैं काइफोसिस,
लॉर्डोसिस, जिसका आपने देखा होगा पेट बहुत ज़्यादा आगे को निकला रहता है ना, और पीछे से रीढ़ की हड्डी भी बहुत ज़्यादा अंदर को धसी रहती है नीचे की तरफ से, उसको कहते हैं लॉर्डोसिस। स्कोइलोसिस, ये हमारे कंधे या तो एक तरफ झुका रहता है, जैसे कह सकते हो पुष्पराज, है ना, उसको वो कौन सा पोस्चर की कमी, वो है स्कोइलोसिस। गोल कंधे, आपने देखा होगा दोनों कंधे लटके हुए होते हैं, गोल कंधे। चपटे पैर, जिनके पैर पानी के भीगे हुए पैर से एक निशान बनता है ना पैरों का, जिसमें पैर थोड़ा सा आर्क कटा हुआ नजर आता है, वो चपटे पैर नहीं होते, वो प्रॉपर पैर होते हैं। लेकिन बहुत से लोगों का पैर पूरा छपा हुआ आता है, तो वो चपटे पैर। घुटनों का टकराना, नॉक नी, है ना, आपने देखा होगा नीचे से पैर चौड़े होते हैं, ऊपर से थाइयाँ मिली हुई और घुटने टकराते हैं, तो नॉक नी। धनुषाकार टांगे, बहुत ज़्यादा चौड़ी दिखाई देती है टांगे। सामान्य विकृतियों को सुधारा कैसे जा सकता है? देखो, काइपोसिस कमर, ऊपरी कमर का विकार होता है ना, इसको चक्रासन से, धनुरासन से, यानी उसके अपोजिट आसन कर करके हम उसको सुधारने का प्रयास कर सकते हैं। लॉर्डोसिस, पश्चिमोत्तानासन, हसन, ये सारे आसन नीचे वाले पोर्शन को, कमर के नीचे वाला पोर्शन जो अंदर की तरफ धस गया है, उसको बाहर की तरफ लाने का प्रयास करते हैं, उसको कहते हैं लॉर्डोसिस। स्कोइलोसिस, जिस साइड में हम झुके हुए उससे विपरीत साइड झुकने का प्रयास करें, अर्धचक्रासन, त्रिकोणासन, ताड़ासन, चीना, इस तरह की एक्टिविटी से स्कोइलोसिस को सही कर सकते हैं। नॉक नी, पैरों के बीच में कुछ बांध कर हम सोएं, वृक्षासन करें, धनुरासन करें, पद्मासन करें, पिलो वॉकिंग करें, घुड़सवारी करने, जिनसे चौड़े हो जाए वो। चलते समय दिमाग में रखना है कि हमें घुटने नहीं टकराने, उनको थोड़ा चौड़ा चौड़ा करके चलो। फुटबॉल खेलना, इस तरह के खेलों से हम कर सकते हैं। बोलैक, धनुषाकार टांगे, है ना, उसके उनको बांध कर सोना है रात को, बहुत सारी एक्टिविटी उनको, ताकि नज़दीक लाया जा सके। और इन आसनों से जो स्क्रीन पर दिखाए गए हैं, इन आसनों से हम उनमें सुधार का प्रयास कर सकते हैं। अगला, फ्लैट फुट। फ्लैट फुट, रेत पर चलना, ताड़ासन करना, पंजों से चलना, रोज दौड़ना, है ना, और सही प्रकार से सही जूते पहनना। ठीक। अगला, रस्सी कूदना, पंजों से उठक बैठक करना। अगला आ जाओ, चैप्टर नंबर 6, महिला तथा खेल। देखो, महिलाओं के जुड़े हुए कुछ महिलाओं से जुड़े हुए कुछ टर्मिनोलॉजी है, कुछ, है ना, वर्ड मीनिंग्स, उनको देखना है। मैनार्क, लड़की के प्रथम बार मासिक धर्म होने को मैनार्क कहते हैं, जो लगभग 10 से 16 साल की आयु में हो जाता है। मैनार्क, इसको कहते हैं ऋतुरोज, है ना। मासिक धर्म, मेंस्ट्रुअल, यह 28 दिनों का एक चक्र है जो महिलाओं के बच्चों को जन्म देने की प्रक्रिया का एक भाग है, उसको मेंस्ट्रुअल या मासिक धर्म भी कहते हैं। एमेनोरेसिया, मासिक धर्म में गड़बड़ी, कई बार मासिक धर्म समय पर नहीं आता या बहुत ज़्यादा आता है, उसको कहते हैं एमेनोरेसिया। मेनोपॉज, वह समय होता है जब महिला मासिक धर्म चक्र बंद हो जाता है, उसको कहते हैं मेनोपॉज। वो 40 से 50 साल की आयु में आता है, ये याद करने हैं। अगला, ऑस्टियोपोरोसिस, यह हड्डियों संबंधी बीमारी है जिसमें हड्डियों का घनत्व कम हो जाता है और वो कमज़ोर हो जाती है। यह उम्र बढ़ने के साथ साथ होता है ना। एनीमिया, खून की कमी को एनीमिया कहते हैं। ट्रायड में 3 बीमारियां आती हैं महिलाओं में, एनीमिया, ऑस्टियोपोरोसिस और एमिनोरेसिया, है ना। एमीनिया बताया है, एनीमिया खून की कमी, ऑस्टियोपोरोसिस हड्डियों का कमज़ोर होना, और अगला है एमिनोरेसिया, माने मासिक धर्म में गड़बड़ी को एमिनोरेसिया कहते हैं। एमिनोरेसिया बता दिया, गड़बड़ी होती है किस कारण से, कुपोषण या कैलोरी की कमी, अधिक ऊर्जा, इस तरह की। प्रेगनेंसी, यह 9 महीने का समय होता है जब महिला को अधिक देखभाल व पोषण की आवश्यकता होती है, जब तक बच्चे का जन्म
न हो जाए उसे प्रेगनेंसी कहते हैं। आदर्शवाद, आइडियोलॉजी, ये किसी आदर्शवाद व्यक्ति या संगठन के विचार, सोच, विश्वास, व्यवहार जो समाज के हित में है उन्हें आदर्शवाद कहते हैं। महिलाओं को खेलों में कम, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर का हर बार आता ही आता है कि महिलाओं की खेलों में कम भागीदारी क्यों है। देखो, पुरुषों के ज़्यादा खेल, पुरुष डोमिनेट ही खेलों को कहा जाता है, महिलाओं की कमी क्यों है ना। देखो, इसके पहले है शारीरिक कारण, शरीर में थोड़ी सी फिटनेस की कमी होती है महिलाओं में, शारीरिक स्वास्थ्य की कमी होती है, शरीर में वसा अधिक होने के कारण भी महिलाएं खेलों में कम जाती हैं। मनोवैज्ञानिक कारण क्या है, उनमें थोड़ा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ इंटरेस्ट, उनमें रुचि नहीं होती है, कोचों की भी कमी है, एजुकेशन की भी कमी है, नॉलेज की भी कमी है, डिप्यूट इन ईच अदर, औरतों में अंतर विरोध होता है, यानी वो एक औरत दूसरी औरत की बहुत ज़्यादा उसकी टांग खींचने में लगी रहती है, उसको कहते हैं डिस्प्यूट ईच अदर, ठीक है ना। महिला खेलों को प्राथमिकता की कमी, महिला खेलों को कोई प्राथमिकता कौन जानता है, महिला क्रिकेट टीम भी है, उस क्रिकेट टीम के महिलाओं को कोई नाम जानता है, नहीं, किसी को इंटरेस्ट है ही नहीं, क्योंकि उनका खेल उस लेवल का होता ही नहीं है। अगला जो सामाजिक कारण, न्याय की कमी, ठीक है ना, समय की कमी, खेलों को जनाना मानना, यानी खेलों को पुरुषों का ही माना जाता है, महिलाओं का तो समझा ही नहीं जाता, ठीक। अगला आ जाओ, एस्पेक्ट्स ऑफ वुमेन पार्टिसिपेशन इन द फील्ड, एस्पेक्ट्स है ना, शारीरिक क्रियात्मक कारण, आत्म छवि अच्छी होना, महिलाएं अगर एस्पेक्ट्स ऑफ वुमेन्स लेस पार्टिसिपेशन इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स, भाई क्यों स्पोर्ट्स के फील्ड में उनका कम पार्टिसिपेशन है, उसके कारण आत्मविश्वास जो हमने अभी पढ़े हैं, सामाजिक कारण जो पीछे पढ़े हैं, है ना। अगला आ जाओ, चैप्टर नंबर 7, खेलों में परीक्षण तथा मापन, टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स, ठीक है ना। एक बार देख लो, कोई बात नहीं, पीछे भी हैं लेकिन फिर भी आप इनको देखकर पढ़ सकते हो। अगला आ जाओ, माप, परीक्षण, टेस्ट किसको कहते हैं, आंकड़े, आंकड़े या डेटा एकत्र करने की तकनीक को परीक्षण कहते हैं। यह तकनीक संबंधी आंकड़े के हिसाब से तय की जाती है, जैसे प्रश्न पत्र, मौखिक प्रश्न, लंबाई का नापना, फीता, स्टूडियो या किसी तकनीक, यानी कुछ भी आंकड़े हमें इकट्ठे करने होते हैं, करने की तकनीक को ही परीक्षण कहते हैं, आंकड़े इकट्ठे करने की तकनीक को ही परीक्षण कहते हैं। अगला मापन, है ना, परीक्षण के बाद प्राप्त आंकड़ों के बाद जो हमारे सामने एक डेटा आते हैं, एक नंबर आते हैं, वो न्यूमेरिकल या संख्यात्मक या गुणात्मक किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, उन्हीं को ही मापन कहते हैं। यह मूल्यांकन का एक अनिवार्य भाग है। क्रॉस वेबर, ये टेस्ट का नाम है। यह क्या है, क्रॉस वेबर टेस्ट, यह न्यूनतम मांसपेशी क्षमता मापने का परीक्षण है, जिसे डॉक्टर सोनजा वेबर ने 1950 में बनाया था। ये 6 मदीयक क्रियाओं का टेस्ट है। इस टेस्ट में अधिक समान की आवश्यकता नहीं होती। इस परीक्षण में वो चीज़ें नापी जाती हैं जो जीवन के जीने के लिए अनिवार्य क्रियाएं हैं। 6 बैटरीज निम्न है। टेस्ट 1 एब्डोमिनल, टेस्ट 2 एब्डोमिनल्स, ये टेस्ट अब है ना, अब है मोटर फिटनेस, ये टेस्ट अब सिलेबस में नहीं है हमारे 2024-25 में, ये पहले था 23-24 में, है ना, क्रॉस वेबर टेस्ट। लेकिन ये इतना ये आ जाता है कई बार, क्रॉस वेबर टेस्ट किस काम आता है, न्यूनतम मांसपेशी क्षमता नापने के काम आता है, ठीक है ना। 6 मदे इनके लिखने की आवश्यकता, ये है मोटर फिटनेस हापर, इसमें भी 6 चीज़ें होती हैं, है ना। यह है एक खिलाड़ी की उसके शरीर क्षमता मापने का परीक्षण है, 1976 में बनाया गया। इसमें पुलअप्स, शिटअप्स, शटल रन, स्टैंडिंग लॉन्ग जंप, यार्ड डैश, 600 मीटर यार्ड रन, इस तरह के हैं
6 चीज़ें आती हैं, ठीक है ना। 600 मीटर ये एंड्योरेंस के लिए, 50 मीटर ये स्पीड के लिए, स्टैंडिंग लॉन्ग जंप लेग पावर के लिए, शटल रन है एजिलिटी के लिए, फ्लेक्सिबल सिटअप्स हैं अपर बॉडी के उसके लिए, ठीक है ना। अगला आ जाओ, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। यह एरोबिक क्षमता नापने का परीक्षण है। ये ब्रूहा ने 1943 में बनाया था, ठीक है ना। इसमें क्या क्या सामान की ज़रूरत होती है? स्टॉप वॉच, एक असिस्टेंट की। प्रोसीजर 10 मिनट का वार्म अप करते हैं। सहायक व्यक्ति शुरू करने का आदेश देगा। खिलाड़ी बेंच पर ऊपर नीचे स्टेपिंग शुरू कर देगा। 5 मिनट का वह स्टेपिंग करता रहेगा। सहायक खिलाड़ी की हार्ट बीट नापेगा, है ना। स्टेपिंग ख़त्म करने के 1 मिनट बाद पल्स 1, फिर 2 मिनट बाद पल्स 2, फिर 3 मिनट बाद, यानी 5 मिनट में 3 बार नापनी है हमको उसकी, और फिर इस फॉर्मूले को लगा देना है। व्यायाम की अवधि 5 मिनट, 5 मिनट को सेकंड में करेंगे, 300 सेकंड गुणा 100, है ना। नीचे 2 गुणा है उसके पल्स 1, मान लो पल्स 1 आती है 80, पल्स 2 आती है 94, पल्स 3 आती है 115, तो तीनों को प्लस करके 2 से गुणा कर देंगे यहाँ पर, है ना। रॉकफोर्ड वॉक टेस्ट, यह परीक्षण उन व्यक्तियों के लिए है जिनकी फिटनेस कम है, जैसे बूढ़े व्यक्ति। रॉकफोर्ड, इसे कैलिन ने 1987 में बनाया था। इसमें क्या क्या है? 400 मीटर ट्रैक, असिस्टेंट, स्टॉप वॉच, वेट मशीन, ये चाहिए इसमें सामान, ठीक है। उसके बाद इसमें कौन कौन सी बैटरीज होती हैं? सबसे पहला सिट एंड रीच टेस्ट, बैठो और पहुंचना होता है। जितने ज़्यादा आगे तक पहुंचोगे उतनी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है। रिकले एंड जॉन्स सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट, इसमें 6 चीज़ें आती हैं। चेयर एंड स्टैंड टेस्ट, ठीक, आर्म कर्ल टेस्ट, चेयर सिट एंड रीच टेस्ट, बैक स्क्रैच टेस्ट, 8 फूड अप एंड गो टेस्ट। 8 फुट जाना है, खड़े होना है कुर्सी से और जाना है, ठीक है ना। ये किस किस लिए होता है? पावर के लिए, स्पीड के लिए, एजिलिटी के लिए। एजिलिटी माने चपलता, फुर्ती, फुर्ती को एजिलिटी बोलते हैं। 6 मिनट वॉक टेस्ट, 6 मिनट तक उनको वॉकिंग करनी है, उसका टेस्ट लेंगे। अगला खेल तथा क्रिया विज्ञान, है ना। क्रिया विज्ञान मतलब फिजियोलॉजी, हमारे शरीर की अंदर की क्रियाओं के अध्ययन को क्रिया विज्ञान कहते हैं, ठीक है ना। शरीर के विभिन्न प्रणालियों और अंगों की संरचना के आधार पर कार्य के अध्ययन को ही शारीरिक क्रिया विज्ञान कहा जाता है। एनाटॉमी, शरीर की बनावट के अध्ययन को शारीरिक रचना विज्ञान कहा जाता है। श्वसन तंत्र, ऑक्सीजन को एक एक कोशिका तक पहुंचाना तथा कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को श्वसन तंत्र कहा जाता है। फ्लैक्सिबिलिटी, हमारे जोड़ों में अधिक से अधिक विस्तार को लचक कहा जाता है। गति, कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की क्षमता को गति कहते हैं। सहन क्षमता, शरीर के बिना थमे लंबे समय तक कार्य करने की क्षमता को सहन क्षमता कहते हैं। शक्ति, हमारे शरीर की किसी प्रतिरोध को पार करने की क्षमता को शक्ति कहते हैं। इट इज़ द एबिलिटी टू ओवरकम रेसिस्टेंस। एजिंग, हमारे शरीर की लगातार कार्य क्षमता में कमी को ही आयु कहा जाता है, ठीक है ना। स्ट्रोक वॉल्यूम, एक बार में महाधमनी द्वारा निकाली गई रक्त की मात्रा को स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, ठीक है ना। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है? एक बार में हमारे हार्ट में महाधमनी होती है, एक बार में महाधमनी द्वारा निकाली गई रक्त की मात्रा को स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। VO2 मैक्सिमस, है ना। शरीर द्वारा 1 मिनट में खपत की गई ऑक्सीजन की मात्रा को वॉल्यूम ऑक्सीजन मैक्सिमम कहा जाता है। कार्डिक आउटपुट, 1 मिनट में हृदय के द्वारा निकाली गई रक्त की मात्रा को कार्डिक आउटपुट कहते हैं। ऑक्सीजन इनटेक, बाहरी वातावरण से एक बार में ली गई ऑक्सीजन की मात्रा को ऑक्सीजन इनटेक कहते हैं। ऑक्सीजन अपटेक, बाहरी वातावरण से लेने के बाद शरीर में मांसपेशी द्वारा खपत की गई ऑक्सीजन की मात्रा को ऑक्सीजन अपटेक कहते हैं। शरीर स्वास्थ्य, फिटनेस, बिना थकावट के अपने रोजमर्रा के कार्य, है ना। फिजिकल फिटनेस की को कहते हैं टू डू डेली टास्क विदाउट टायर्डनेस, अपने रोज के कार्य बिना थकावट के करने को ही फिजिकल फिटनेस कहते हैं। हृदय पेशी संस्थान, कार्डियोवास्कुलर, हृदय व फेफड़ों की वह क्षमता जो पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड शरीर को बाहर करती है।
कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर करती है तथा इस क्रिया का शरीर में संतुलन बनाए रखती है। उर्दे हृदय और पेशी संस्थान कहते हैं। नसें, नसें क्या होती हैं? ब्लड वेसल्स। ये एक प्रकार के मांसपेशियों के पाइपों से बना जाल है जो हमारे पूरे शरीर में फैला है, जिसका कार्य रक्त को कोशिका तक पहुंचाना तथा कोशिकाओं से हृदय तक पहुंचाना है। ब्लड वेसल्स 3 प्रकार की होती हैं। आर्टरीज जो हार्ट से पूरे शरीर में ब्लड को, रक्त को लेकर जाती हैं, शुद्ध रक्त को। शिराएं जो पूरे शरीर से हमारे फेफड़े में अशुद्ध रक्त को लेकर आती हैं। कैपिलरीज जो आर्टरीज और वेन के बीच जुड़ी होती हैं, छोटी छोटी बहुत महीन पाइप होते हैं, इनको कैपिलरीज कहते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम वह संस्थान जो पूरे शरीर में ऑक्सीजन, पोषण तत्व, हार्मोन, अवशेष तत्व आदि परिवहन करता है, उसे सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। टाइडल वॉल्यूम एक श्वास में ली गई वायु की मात्रा जो 1500 से 8000 सीसी होती है, उसे टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। वाइटल कैपेसिटी एक बार में शक्ति के साथ छोड़ी गई वायु की मात्रा ये 4000 से 5000 सीसी हो सकती है, जिसे प्राणाधार शक्ति या वाइटल कैपेसिटी कहते हैं। अवशिष्ट मास स्तर रेसिडुअल वॉल्यूम, देखो सांस लेने के बाद, सांस छोड़ने के बाद हमारे फेफड़ों में कुछ वायु की मात्रा बनी रहती है, उसी को ही हम बची कुची या रेजिडुअल वायु की मात्रा कहा जाता है। ट्रैकिया श्वसन नली का यह एक पाइप है जो हमारी नाक से हमारे फेफड़ों के वायु पहुंचाता है। एरोबिक कैपेसिटी शरीर द्वारा की गई ऐसी क्रिया है जिनमें ऊर्जा बनाने से अधिक ऑक्सीजन की खपत की जाती है, उसे एरोबिक कैपेसिटी कहते हैं। यानी ऑक्सीजन की मात्रा में किए गए कार्य को एरोबिक एक्टिविटी कहते हैं। अनाएरोबिक कैपेसिटी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में की गई क्रिया को अनाएरोबिक कैपेसिटी कहते हैं। फास्ट ट्विस्ट फाइबर और स्लो ट्विस्ट फाइबर, देखो हमारे शरीर के, हमारी मांसपेशियां 2 प्रकार की होती हैं, फास्ट ट्विस्ट और स्लो ट्विस्ट। फास्ट ट्विस्ट जो वाइट कलर की होती हैं, ठीक है ना, इनमें मैक्सिमम एनारोबिक कैपेसिटी होती है, इसमें स्पीड ज़्यादा होती है। जिस खिलाड़ी के अंदर फास्ट ट्विस्ट फाइबर्स ज़्यादा होते हैं वो खिलाड़ी में स्पीड ज़्यादा होती है और शक्ति ज़्यादा होती है। स्लो ट्विस्ट फाइबर, रेड फाइबर, यह इसमें क्या होता है, मैक्सिमम एरोबिक कैपेसिटी होती है, यानी ऑक्सीजन को स्टोर करने की क्षमता ज़्यादा होती है। एंडोरेंस बहुत ज़्यादा होता है, शक्ति कम होती है, स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं होती। जेंडर डिफरेंस, लड़के और लड़कियों में क्या अंतर होता है? लंबाई का, बॉडी मास का, बॉडी फैट का, बॉडी लीन का, हाथ पैरों की लंबाई का, हड्डियां मजबूत का, लड़कियों की कम मजबूत होती है, लड़कों की ज़्यादा मजबूत होती है। सभी आंतरिक अंगों की बनावट का, बाहरी अंगों की बनावट का भी थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। मांसपेशियों के आकार में भी फ़र्क रहता है। फिजियोलॉजिकल डिफरेंस क्या है लड़के लड़कियों में? मांसपेशी का आकार, घनत्व, लड़कों में मांसपेशी का आकार और घनत्व लड़कियों में कम होता है, लड़कों में ज़्यादा होता है। मांसपेशी रेशों की संख्या लड़कियों में कम होती है, लड़कों में ज़्यादा होती है। ऊर्जा तंत्र लड़कों का अच्छा होता है, लड़कियों का कम होता है। हृदय लड़कों का बड़ा होता है, लड़कियों का छोटा होता है। रक्त मात्रा 5 से 6 लीटर लड़कों में रहती है, 4 से 5.5 लड़कियों में रहती है। प्लाज्मा लड़कों में ज़्यादा होता है, लड़कियों में कम होता है। सारी चीज़ें देखो लड़कों में थोड़ी ज़्यादा रहती है, लड़कियों में थोड़ी कम रहती है, लेकिन फ्लैक्सिबिलिटी लड़कियों में ज़्यादा रहती है, लड़कों में कम रहती है। फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट, सबसे पहला स्ट्रेंथ बता दिया है, सहन क्षमता को निर्धारित करने वाले तत्व है ना। स्पीड, फ्लैक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, स्पीड, फ्लैक्सिबिलिटी, ये क्या है? फिटनेस कंपोनेंट है। शक्ति को निर्धारित करने वाले तत्व, कौन कौन से तत्व ऐसे हैं जो शक्ति को निर्धारित करते हैं? मस्कुलर क्रॉस सेक्शन, यानी हमारी मांसपेशी स्लो ट्विस्ट है या फास्ट ट्विस्ट है? फास्ट ट्विस्ट होगी तो जाहिर सी बात है शक्ति ज़्यादा होगी, स्लो ट्विस्ट होगी शक्ति कम होगी। मांसपेशी बनावट किस तरह की है? स्लो है, वाइट है या रेड है? शरीर वजन ज़्यादा होगा, शक्ति ज़्यादा होगी, वजन कम होगा, शक्ति कम होगी। तंत्रिका तंत्र जिसका जितना अच्छा होगा शक्ति ज़्यादा होगी, कम होगा शक्ति कम होगी।
मांसपेशियों में ऊर्जा उत्पादन जितना ज़्यादा होगा शक्ति ज़्यादा होगी, कम होगा कम होगी। मांसपेशीय तालमेल अच्छा होगा शक्ति ज़्यादा होगी, नहीं होगा मांसपेशी तालमेल शक्ति कम होगी। एज ज़्यादा होगी शक्ति कम होगी, एज कम होगी बहुत कम है तो शक्ति तब भी कम है, लेकिन एज ठीक है तो शक्ति भी ठीक है। ऐसा नहीं है कि बूढ़े हो जाएंगे तो शक्ति बढ़ती चली जाएगी, नहीं, एक एज तक बढ़ेगी उसके बाद फिर घटेगी। जेंडर लड़का है शक्ति ज़्यादा है, लड़की है शक्ति कम है। गति को निर्धारित करने वाले यही ऊपर की चीज़ें ही लगभग वो करती है, यानी किसी व्यक्ति में गति को कौन कौन सी चीज़ें निर्धारित करती है। मांसपेशियाँ, तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ, फ्लैक्सिबिलिटी। फ्लैक्सिबिलिटी ज़्यादा होगी है ना तो क्या होगा, स्पीड ज़्यादा होगी, कम होगी स्पीड कम होगी। ऊर्जा उत्पादन क्षमता, सहन क्षमता को निर्धारित, एरोबिक कैपेसिटी, ऑक्सीजन, टाइडल वॉल्यूम, CO2 मैक्सिमम, वो सारी चीज़ें भी सहन क्षमता को। मूवमेंट इकोनॉमी, यानी आपके मूवमेंट किस तरह के हैं, गलत मूवमेंट करोगे थक जाओगे, सहन क्षमता घटेगी, सही मूवमेंट करोगे सहन क्षमता बढ़ेगी। मांसपेशियों की बनावट, अगर वाइट है सहन क्षमता कम होगी, रेड है तो सहन क्षमता ज़्यादा होगी। लचक को निर्धारित करने वाले तत्व, जोड़ का प्रकार, भाई किस प्रकार का जोड़ है वहाँ उसी प्रकार की लचक होगी। मांसपेशियों का खिंचाव क्षमता, जितनी ज़्यादा होगी लचक ज़्यादा होगी, कम होगी लचक कम होगी, शक्ति ज़्यादा होगी फ्लैक्सिबिलिटी कम होगी। लिंग, लड़कियों में फ्लैक्सिबिलिटी अच्छी होगी, लड़कों में फ्लैक्सिबिलिटी कम होगी। आयु ज़्यादा होगी फ्लैक्सिबिलिटी कम होगी, आयु कम होगी तो फ्लैक्सिबिलिटी ज़्यादा होगी। शारीरिक गतिविधि, अगर शारीरिक गतिविधि आपकी बहुत ज़्यादा है ना, मसल्स स्ट्रॉन्ग होंगी फ्लैक्सिबिलिटी कम होगी। शारीरिक गतिविधि कम है, मसल्स थोड़ी कमज़ोर होंगी, फ्लैक्सिबिलिटी ज़्यादा होगी। चोटों के कारण भी फ्लैक्सिबिलिटी प्रभावित होती है। व्यायाम के विभिन्न संस्थानों पर प्रभाव, हृदय वाहिका उस पर, हमारे हृदय पर, हृदय की गति दक्षता में वृद्धि होती है, शरीर रक्त प्रवाह में वृद्धि होती है, रक्तचाप में वृद्धि होती है, स्ट्रोक वॉल्यूम में वृद्धि होती है, आउटपुट में वृद्धि होती है, टाइडल वॉल्यूम में वृद्धि होती है, वाइटल कैपेसिटी में वृद्धि होती है। ये सारी श्वसन संस्थान पर, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं ये दोनों तीनों चीज़ें, ये कोई सा भी आ जाता है 5 नंबर का। श्वसन संस्थान पर व्यायाम के प्रभाव, टाइडल वॉल्यूम वृद्धि होगी है ना, वाइटल वॉल्यूम वृद्धि होगी है ना। और इस तरीके से आप देख सकते हैं ये हमारा तीसरा मांसपेशियों पर व्यायाम के प्रभाव, मांसपेशी वृद्धि होगी, समय में सुधार होगा, ऊर्जा पूर्ति होगी, कोशिकाओं में वृद्धि होगी, वसा में कमी होगी, प्रोटीन्स बढ़ेंगे, मांसपेशी बढ़ेगी, मांसपेशी के आकार में सुधार होगा, हड्डियों में सुधार होगा। इस तरह की हड्डियों पर व्यायाम का प्रभाव, घनत्व में वृद्धि होगी, बीमारी, हड्डियों की बीमारी कम होगी, चोट लगने की में कमी आएगी, अच्छी शरीर कदकाठी होगी, अच्छी वृद्धि होगी, ठीक है ना। वृद्धावस्था में शारीरिक क्रियात्मक परिवर्तन कौन कौन से होते हैं, झुर्रियाँ आ जाती है त्वचा में, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, शक्ति में कमी आ जाती है, तंत्र आवेग कम हो जाते हैं, हृदय की क्षमता घट जाती है, सुनने की क्षमता घट जाती है, इस तरह की ये कमियाँ आने लगती हैं, दृष्टि में कमी हो जाती है। चलो अब आ जाओ चैप्टर 9, खेल चिकित्सा, स्पोर्ट मेडिसिन। स्पोर्ट मेडिसिन क्या है, खेलों के क्षेत्र में है ना, चोट लगना और उसके चोट लगना खेलों के क्षेत्र में, यह चिकित्सा क्षेत्र की एक शाखा है जिसमें खेलों में लगने वाली चोटों का उनके उपचार व बचाव का अध्ययन किया जाता है। प्राथमिक चिकित्सा, दुर्घटना वाले स्थान पर दी जाने वाली प्रथम चिकित्सा को जिसमें घायल की जान बचाई जा सके उसे प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। रगड़, एब्रेशन, यह एक प्रकार की मुलायम ऊतक की चोट है जिसमें गिरने या किसी कारण बस हमारी ऊपर की त्वचा छिल जाती है, उसी को ही रगड़ कहते हैं। स्प्रेन, यह अचानक से हमारे जोड़ों में के लिगामेंट का बहुत ज़्यादा खिंच जाना या टूट जाना मौच कहलाता है। यह हमारे टखने, कूहनी, घुटने आदि में आ जाती है। खिंचाव, स्ट्रेन, ऊतकों पर दबाव तथा बल लगाने के परिणाम स्वरूप खिंचाव आता है। इस प्रकार से बल के फलस्वरूप ऊतकों
में विकृति को खिंचाव कहा जाता है। अस्थिभंग फ्रैक्चर। फ्रैक्चर कितने प्रकार के होते हैं? फ्रैक्चर कई प्रकार के हैं। सिंपल फ्रैक्चर जिसमें हमारी हड्डी टूट जाती है। कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर हड्डी टूटने के बाद हमारे कोमल अंगों में घुस जाती है, जैसे चेस्ट की हड्डी टूटकर हमारे हार्ट में घुस जाए। कंपाउंड फ्रैक्चर हड्डी टूटकर हमारी त्वचा से बाहर आ जाती है। ग्रेन स्टिक फ्रैक्चर ये बच्चों में होता है, इसमें केवल दरार आती है। इम्पैक्ट फ्रैक्चर इसमें हमारी हड्डी टूटकर एक दूसरे पर चढ़ जाती है परंतु त्वचा से बाहर नहीं आती। स्पाइरल फ्रैक्चर हड्डियों के में आकार में दरार आना, इसको स्पाइरल फ्रैक्चर कहते हैं। विस्थापन डिसलोकेशन, ये हमारी हड्डियों कई बार डिसलोकेट हो जाती हैं, जिसके कारण डिसलोकेशन होता है, हड्डियाँ टूटती नहीं है। जैसे कहाँ कहाँ की होती है? कंधे की, है ना, उंगली हो जाती है, कलाई हो जाती है, घुटने हो जाते हैं, नी जॉइंट हो जाता है, कट इंसीजन बोलते हैं, है ना। यह त्वचा, देखो चोट कितने प्रकार की होती है। चोट, एक तो त्वचा की चोट, कोमल अंगों की चोट, हड्डियों की चोट, और ये जो ऊपर पढ़ रहे थे डिसलोकेशन, विस्थापन। कंट्यूजन आघात द्वारा लगने वाली त्वचा की चोट है, जिसे घूम पड़ना भी कहते हैं। कंट्यूजन, है ना, जैसे नील पड़ना भी कह सकते हैं। खेल चिकित्सा के उद्देश्य व लाभ। खेल चिकित्सा की खिलाड़ियों की जागरूक करना, चोटों के कारणों को पहचानना, उपयुक्त उपचार प्रदान करना, खिलाड़ी के सावधानियों के ज्ञान में वृद्धि करना, खिलाड़ी के प्रदर्शन में वृद्धि करना। खेल चिकित्सा का क्षेत्र कहाँ कहाँ पर है? खिलाड़ी का पोषण से संबंधित है। नए उपकरण सृजन करने में, भाई किस तरीके से चोटों से बचाओ, खेलों में दुर्घटना से बचाओ, खेल के स्वास्थ्य को बढ़ाना, खिलाड़ी के स्वास्थ्य को बढ़ाना, खेलों में खिलाड़ी का पता लगाने के नए तरीकों की खोज करना। रिहैबिलिटेशन, पुनर्वास क्या होता है? जब खिलाड़ी के चोट लग जाती है उसको दोबारा से अपनी पूरी परफॉर्मेंस, उसी परफॉर्मेंस में वापस आना, उसी को ही रिहैबिलिटेशन कहते हैं। स्पोर्ट टैलेंट की पहचान, साइंटिफिक बेस हो। खेलों में प्राथमिक चिकित्सा, फर्स्ट एड बॉक्स। खेलों में वैज्ञानिक आहार प्रदान करना, नई खोज के लिए, न्यू इन्वेंशन के लिए भी स्पोर्ट मेडिसिन उपयुक्त है। खिलाड़ी पर सतह का प्रभाव। सतह कितने प्रकार की होती है खेलों में? लकड़ी की सतह, बजरी की सतह और बनावटी सतह, जिसको सिंथेटिक भी कहते हैं। लकड़ी की सतह पर कौन कौन सी चोट लगती है? फ्रैक्शन, एब्रेशन, कंट्यूजन, साइन पेन और डिसलोकेशन। बजरी पर फ्रैक्शन, डिसलोकेशन, एब्रेशन, लैक्रेशन और स्ट्रेन। बनावटी सतह पर फ्रैक्शन, डिसलोकेशन और एब्रेशन। ठीक है ना। देखो, जो हमारी सिंथेटिक है उस पर कम हो जाती है चोट लगने की, क्योंकि वो घास या कुछ सिंथेटिक ऐसी बनाई जाती है जिससे चोट कम से कम लग सके। खिलाड़ी पर मौसम के प्रभाव। मौसम के प्रकार, गर्म, ठंडा, बरसात और ऊंचाई वाला स्थान, जिसे हाई एल्टीट्यूड भी कहते हैं। हाई एल्टीट्यूड पे ऑक्सीजन कम होने लगती है, वायु प्रेशर बढ़ने लगता है, जिसके कारण हमारे सर दर्द, कान दर्द, ऑक्सीजन की कमी, चक्कर आना, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। गर्म मौसम में क्या होता है? हीट क्रैम्प्स आ सकते हैं, हीट एक्जूशन, बेहोशी या हीट स्ट्रोक, है ना, लू लगना भी कह सकते हैं। ठंडा मौसम में फ्रॉस्ट बाइट, सुन्न हो जाना, हाइपोथर्मिया, है ना, इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर, बीपी हाई होना, विंड चिल्ड, ठंडी हवाएं लगना, लैक ऑफ स्वेटिंग, बहुत बिल्कुल भी पसीना ना आना, फीवर और कफ और कोल्ड। बरसाती मौसम, शरद गर्म हो जाती है, फिसलने का डर रहता है, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, फंगस लगने का खतरा रहता है, इचेस, खुजली होती है, फ्रैक्चर भी आ सकता है। ऊंचाई वाले स्थान पर हवा का दबाव कम हो जाता है, हवा में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, वार्म अप और सेल डाउन में समय वृद्धि हो जाती है, इंक्रीज आरबीसी बढ़ जाते हैं, सर दर्द होने लगता है, मांसपेशी दर्द होने लगता है, सांस फूलना। चोटों के प्रकार, सॉफ्ट टिश्यू। सॉफ्ट टिश्यू में जो ऊपर की त्वचा की चोट लगती है, जैसे इंसीजन, है ना, इंसीजन, एब्रेशन, लैक्रेशन, इस तरह की चोटें। हड्डी, बोन इंजरी बता दिए हैं पीछे। बोन इंजरी होती है ग्रेन स्टिक, ट्रांसर, इम्पैक्ट फ्रैक्चर, सिंपल फ्रैक्चर, कॉम्प्लिकेटेड, कम्युनेटेड, स्ट्रेस फ्रैक्चर, जो ऊपर बता दिए गए हैं। सॉफ्ट टिश्यू, स्ट्रेन, स्प्रेन, मोच आना, स्प्रेन, खिंचाव होना, एब्रेशन,
और लैक्रेशन, रगड़ना, इंसिजन, कट लगना। जॉइंट इंजरी एक डिसलोकेशन होती है, एक फ्रैक्चर होती है, दोनों बता दिए गए हैं। पर्यावरण अनुकूलित होना, पर्यावरण के अनुकूल, एक्लिमेटाइजेशन बोलते हैं इसको, है ना। ये जिस खिलाड़ी का एक्लिमेटाइजेशन जितना अच्छा होगा वो खिलाड़ी उतना अच्छा प्रदर्शन कर पाएगा। खेलों में लगने वाली चोटों के कारण सबके एक ही कारण है, फिटनेस में कमी, प्रॉपर ट्रेनिंग की कमी, वार्म अप की कमी, कूल डाउन की कमी, मांसपेशियों का अधिक प्रयोग, संतुलन बिगड़ने से, पोषण की कमी, थकने के कारण, पुअर टेक्निक के कारण, ज्ञान की कमी के कारण, लैक ऑफ नॉलेज, पर्यावरण के कारण, इन्वायरमेंट, है ना, खराब इक्विपमेंट के कारण, सुविधाओं के कारण, सतह के कारण, और एक्लेमेटाइजेशन के कारण। चोटों से बचाव, चोटों से देखो जो कारण है उन्हीं को दूर कर दो तो बचाव हो जाएगा। पूरा वार्म अप करें, पूरा कूल डाउन करें, प्रॉपर फिटनेस ले, प्रॉपर ट्रेनिंग ले, आवश्यकता अनुसार रेस्ट लें, है ना, संतुलन बनाए रखें, पर्याप्त पोषण, प्रॉपर न्यूट्रिशन लें, थकने के बाद रेस्ट करें, प्रॉपर टेक्निक का यूज करें, खेलों संबंधी संपूर्ण ज्ञान, इस तरह की चीज़ों से हम बच सकते हैं। चोटों का प्रबंधन, मुलायम चोट, त्वचा की चोटों का उपचार। देखो जब मुलायम त्वचा कोई सी भी लगे, खून निकल रहा हो खून को रोके, एंटीबायोटिक्स लगाएं, फिर कोई दवाई को उचित हो जैसे बेटाडीन आदि, ड्रेसिंग करें, डॉक्टर की सलाह लें। मोच आने पर क्या दें, मोच और स्पेन पर हमें देना चाहिए प्राइज प्रोटेक्शन, आर से रेस्ट, आई से आइस, सी से कंप्रेस दबाव, एलिवेशन उठाना, एलिवेट, और डॉक्टर, इसको कहते हैं प्राइज्ड, है ना, इन प्राइज्ड देना चाहिए हमें। अस्थि भंग मैनेजमेंट, देखो मैनेजमेंट अस्थि भंग होने पर हम कोई डॉक्टर नहीं है, हम उसको केवल इतना कर सकते हैं, फ्रैक्चर का पता लगाया जा सके लगाना है, उसे सही प्रकार से उठाना, चोटग्रस्त अस्थि का ध्यान उसकी चोट से हटाना, जल्द से जल्द नज़दीकी डॉक्टर अस्पताल तक पहुंचाना। चैप्टर नंबर 10, जीव यांत्रिकी व खेल, बायोमैकेनिक एंड स्पोर्ट्स। ठीक, यह दो प्रकार से मिलकर बना है। बायोमैकेनिक्स, जिसका अर्थ है मानव शरीर को एक मशीन के रूप में दर्शाता है। परिभाषा, खेलों में होने वाली गतियों का अध्ययन को ही जीव यांत्रिकी कहते हैं। प्रोजेक्टाइल, किसी भी वस्तु के फेंकने को प्रक्षेय कहा जाता है, या किसी स्थान से गतिशील किसी भी वस्तु को एक प्रक्षेय कहा जा सकता है। एंगुलर मोशन, एक कोणीय गति एक अक्ष के इर्द गिर्द होती है, उदाहरण पहिए का घूमना, दरवाजा खुलना। लीनियर मोशन, जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गति करती है उसे रेखीय गति कहते हैं। कार्य किसको कहते हैं, वर्ग। बल की दिशा में विस्थापन की मात्रा का गुणनफल कार्य है। शक्ति, कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। ऊर्जा, कार्य करने की क्षमता की ऊर्जा कहा जाता है। गतिज ऊर्जा, गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गति ऊर्जा कहते हैं। ये जो डेफिनेशंस हैं ये सारी इंपॉर्टेंट है और इनको एक बार देख लेना है सभी को। घर्षण, घर्षण एक वस्तु के सापेक्ष दूसरी वस्तु के चलने की गति का प्रतिरोध है। घर्षण के प्रकार, रोलिंग घर्षण और स्लाइडिंग घर्षण। स्लाइडिंग रगड़ना और रोलिंग जैसे बॉल का चलना या पहिए का चलना, पहिए और धरती के बीच में जो घर्षण होता है उसे रोलिंग घर्षण कहेंगे। जीव यांत्रिका खेलों के क्षेत्र में उपयोग, खेलों में परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए जीव यांत्रिक, क्योंकि हम इसमें गतियों का अध्ययन करते हैं व्यक्ति की, और गतियों का अध्ययन करने में हम उसकी परफॉर्मेंस को कैसे बढ़ा सकते हैं, इस चीज़ का हमें बायोमैकेनिक्स बताती है। मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्ट इंजरी, किस तरह के हमें इक्विपमेंट्स पहनने चाहिए, किस तरह की हमें मूवमेंट करने से चोटों से बच सकते हैं, इस चीज़ का भी हमें बायोमैकेनिक्स बताती है। पुनर्वास, कैसे हम चोट लगने के बाद पुनः उसी स्थिति में आए जल्दी से जल्दी, इसको भी हमें बायोमैकेनिक्स बताती है। स्पोर्ट मिस्ट्री, है ना, स्पोर्ट्स कोचिंग के बारे में भी बताती है। नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बायोमैकेनिक्स, परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए, तकनीक विकसित करने के लिए, स्पोर्ट्स में जो तकनीक नई नई तकनीक आ रही हैं, जैसे क्रिकेट में नई नई इक्विपमेंट, है ना, तो कौन बताता है हमको, बायोमैकेनिक्स। इक्विपमेंट विकसित करने के लिए, ट्रेनिंग तकनीक विकसित करने के लिए, खेल चोटों से बचाव के लिए, मानव शरीर को समझने में सहायक, सुरक्षा सिद्धांतों का ज्ञान, रिसर्च में सहायक, खिलाड़ी का आत्मविश्वास बढ़ाने में सहायक, स्वास्थ्य शरीर विकास में सहायक। जो भी चीज़ें लिखनी है हमें पॉइंटों में ही लिखनी है। प्रक्षेप है,
पथ को प्रभावित करने वाले घटक। जो प्रोजेक्टाइल होता है, प्रोजेक्टाइल क्या है, किसी भी चीज़ को हम फेंकते हैं जो हवा में एक रास्ता बनाती है, उसी को प्रक्षेपण कहते हैं। उसको कौन कौन सी चीज़ें वो करती हैं, कोण किस एंगल पर फेंकी गई है ना, उसका रास्ता कैसा होगा, वो चीज़ उसको निर्धारित करेगी। प्रक्षेप है गति का धरा, लंब से क्षितिज, डायरेक्शन, एंगल, हाइट कितनी हाइट से फेंकी गई है, स्पीड कितनी तेज़ी से, एयर रेसिस्टेंस वहाँ हवा कितनी तेज़ चल रही है, वो भी उस चीज़ पर फर्क डालेगी। ग्रेविटी, भाई चांद पर फेंक रहे हो किसी चीज़ को या धरती पर फेंक रहे हो, ग्रेविटी का भी लेवल अलग अलग है, वो भी उसको प्रभावित करता है। चलने का विश्लेषण और दौड़ने का विश्लेषण। अगर हम चलने को कहें, चलने में सबसे पहले खड़ा हो, चलने में हम क्या करते हैं, खड़े होते हैं, उसमें भी खड़े होते हैं, लेकिन चलने में हमारा धरती के साथ देखो कांटेक्ट बना रहता है, ऐसा नहीं होता। और दौड़ने में हमारा एक समय ऐसा आता है जब धरती से कांटेक्ट छूट जाता है, हमारे दोनों पैर हवा में होते हैं। ये मेन फर्क है। एड़ी रखना, अगला पैर रखना, पिछला पैर, है ना, एनालिसिस करना है उसका। सबसे पहले हम पैर उठाएंगे, आगे रखेंगे, एड़ी रखी जाएगी, पहले पंजा नहीं रखोगे आप, एड़ी रखोगे, फिर पंजा रखोगे, फिर पूरा पैर रखोगे, फिर पिछली एड़ी उठाओगे और फिर पिछला पंजा उठाओगे, फिर उसको आगे एड़ी रखोगे। ये एनालिसिस है। गति के प्रकार, गति दो प्रकार की होती है, लीनियर जो सीधी सीधी गति है, और एक एंगुलर गति जो एक एंगल में हो रही है। घर्षण दो प्रकार का होता है, स्टैटिक, डायनामिक। जो एक चीज़ रखी हुई है वहाँ पर भी घर्षण है, और डायनामिक जो चलती हुई है, रोलिंग और स्लाइडिंग, दो तरह का होता है। एनर्जी, स्थितिज एनर्जी और गति। एक तो चीज़ के अंदर जो एनर्जी स्थित है, और दूसरा जो उसके गति में आने के कारण पैदा होती है, उसको भी काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। अध्याय 11, खेल व मनोविज्ञान, साइकोलॉजी। साइकोलॉजी क्या है, मनोविज्ञान। देखो ये थोड़ी सी पुराने वो हैं, लेकिन टॉपिक्स यही हैं, है ना। ऐसा नहीं है चैप्टर 11 अब चैप्टर 10 ही है, लेकिन 10 चैप्टर में ये 11वां और 12वां सब इंक्लूड है, ठीक है। खेल व मनोविज्ञान। मनोविज्ञान क्या है, मन तथा विज्ञान, ठीक है ना। ये क्या है, मानव व्यवहार के अध्ययन को मनोविज्ञान कहते हैं। स्पोर्ट साइकोलॉजी, खेलों के क्षेत्र में खिलाड़ी के व्यवहार के अध्ययन को स्पोर्ट साइकोलॉजी कहते हैं। दबाव किसको कहते हैं, शारीरिक, मानसिक व भावनात्मक मांग आने पर शरीर के आंतरिक अंगों का संतुलन बिगड़ जाता है, इसी को ही स्ट्रेस कहते हैं। एग्जाइटी, ये एक प्रकार का डर है जो भविष्य में आने वाले संकट के लिए होता है, उसे ही एग्जाइटी कहते हैं। कॉपिंग स्ट्रेटेजी, दबाव व चिंता की परिस्थितियों से लड़ने के लिए अपने आप को तैयार करना ही कॉपिंग स्ट्रेटेजी है। पर्सनैलिटी, किसी भी व्यक्ति के व्यवहार, मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक, सामाजिक व रुचियों के योग को ही किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व कहा जाता है। मोटिवेशन, ये कोई बाहरी या आंतरिक वस्तु हो सकती है जो हमें किसी लक्ष्य की ओर प्रेरित करती है, उसी को ही मोटिवेशन कहते हैं। आत्मसम्मान, सेल्फ एस्टीम, व्यक्ति का अपनी नज़रों के में सम्मान को ही आत्मविश्वास, सम्मान कहते हैं। बॉडी इमेज, किसी व्यक्ति का अपने शरीर के बारे में सोचने को ही बॉडी इमेज कहते हैं। सकारात्मक और न किशोर अवस्था, 12 से 18 वर्ष की तो किशोर अवस्था होती है, इसमें बच्चे प्रेम, क्रोध, भावनाएं ज़्यादा प्रबल होती है, ठीक है ना। एग्जाइटी, स्टेट एग्जाइटी और परमानेंट एग्जाइटी। स्टेट एग्जाइटी है ना, चिंता का मैनेजमेंट करने की 5 श्वास तकनीक, ध्यान, नकारात्मक विचारों पर रोक, अच्छा परिवेश, आत्म, ठीक है। दबाव, वैसे ये टॉपिक ना अब निकाल दिए गए हैं, ठीक है ना, अब ये टॉपिक है नहीं, वैसे इनको छोड़ सकते हो आप। अगला इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस, ये भी नहीं है। दबाव का प्रबंधन, व्यक्तित्व की, हाँ पर्सनालिटी ये है। पर्सनालिटी 3 प्रकार की होती है, एंडोमॉर्फी, मेसोमॉर्फी और तीसरे प्रकार की एक्टोमॉर्फी। एंडोमॉर्फी होते बहुत मोटे लोग होते हैं, मेसोमॉर्फी कद काठी के अच्छे लोग होते हैं, और एक्टोमॉर्फी बहुत एक्टिव, बहुत पतले होते हैं ये लोग,
व्यक्ति के आयाम 3-4 आयाम होते हैं। शारीरिक आयाम, मानसिक आयाम, यानी एक तो शारीरिक रूप से हम व्यक्तित्व देखते हैं किसी का, और दिमागी रूप से, सामाजिक रूप से और भावनात्मक रूप से। खेलों के द्वारा व्यक्तित्व का विकास कैसे किया जा सकता है? देखो, खेलों के द्वारा शारीरिक विकास किया जा सकता है, व्यक्तित्व का विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, भावनात्मक और सांस्कृतिक विकास। शारीरिक छवि के प्रकार, नकारात्मक, सकारात्मक। प्रेरणा, ये आ जाते हैं। प्रेरणा दो तरह की होती है। प्रेरणा क्या होती है? ये बाहरी और आंतरिक किसी भी प्रकार की कोई वस्तु हो सकती है जो हमें किसी किसी उद्देश्य की तरफ प्रेरित करती है, उसी को ही प्रेरणा कह सकते हैं। ये इंट्रेंसिक और एक्सट्रेंसिक, यानी आंतरिक और बाह्य। ठीक है ना। आंतरिक प्रेरणा क्या होती है? आदर, मनोरंजन, डर, भावना आदि। बाह्य प्रेरणा मेडल, दंड, पैसा आदि। टेक्निक ऑफ मोटिवेशन, फीडबैक द्वारा, मूल्यांकन द्वारा, अभ्यास के द्वारा, अपने खिलाड़ी को जानना, नया पाठ्यक्रम द्वारा, उपकरणों द्वारा, लक्ष्य निर्धारण के द्वारा, प्रोत्साहन घटकों की पहचान से, पुरस्कार द्वारा, दंड द्वारा, छात्रवृत्ति द्वारा, प्रतियोगिताओं द्वारा हम क्या कर सकते हैं? हम प्रेरणा को बढ़ा सकते हैं। फैक्टर इफेक्टिंग बॉडी इमेज एंड सेल्फ एस्टीम, ये टॉपिक्स अब नहीं रहे हैं हमारे उसमें, नए सिलेबस में। ठीक है ना। अब है चैप्टर 12, खेल प्रशिक्षण। प्रशिक्षण क्या है? प्रशिक्षण किसी उद्देश्य की प्राप्ति हेतु लगातार किए जाने वाले अभ्यास को ही प्रशिक्षण कहते हैं। शक्ति पहले बता दिया है। मांसपेशी की वह क्षमता जो किसी बाधा को पार करने में करती है, शक्ति कहते हैं। सहन शक्ति, लंबे समय तक मांसपेशियों की थकावट से को सहने की क्षमता को सहन शक्ति कहते हैं। गति, किसी कार्य को कम से कम समय में करने की क्षमता को गति कहते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी, हमारे जोड़ों की विस्तार क्षमता को लचक कहते हैं। फार्टलैग ट्रेनिंग क्या है? स्पीड प्ले भी कहते हैं। यह एक ऐसा मेथड है जिससे दूरी, गति, रास्ता निर्धारित नहीं होता, निम्न पॉइंट द्वारा समझा जा सकता है। इसमें गति में बदलाव होता है, यानी आपको यहाँ से कोई कह दे यहाँ से जमुना तक दौड़ के जाना है, वहाँ पर पुस्ता भी आएगा, ऊंचा भी आएगा, नीचा भी आएगा, नाली भी आएगी, पानी भी आएगा, सूखा भी आएगा, रेत भी आएगा, यानी ये एक ऐसा ट्रैक है जिसमें सब कुछ इंक्लूड है, उसी को ही फार्टलैग कहते हैं। देखो, ये फिगर के द्वारा हम समझ सकते हैं फार्टलैग ट्रेनिंग को। सर्किट ट्रेनिंग, ये सर्किट बना दिया है, इसमें मतलब एक सर्कल में ट्रेनिंग करेंगे, इन्हीं को बार बार रिपीट करेंगे और इनके ज़्यादा रेपिटेशंस को ही सर्किट ट्रेनिंग कहते हैं। शक्ति, मैक्सिमम शक्ति, अधिकतम शक्ति, जितनी मेरे पास अधिकतम है। देखो नीचे दे रखा है, किसी बॉक्स में धक्का लगाना। एक्सप्लोजिव, बंद दरवाजे में लात मारकर खोलना, उसको एक्सप्लोजिव कहते हैं। स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, किसी भारी बॉक्स को देर तक धक्का लगाना, उसको स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस बोलते हैं। लचक के प्रकार, सक्रिय, एक्टिव फ्लैक्सिबिलिटी और पैसिव फ्लैक्सिबिलिटी। एक्टिव माने जो मैं खुद कर सकता हूँ, पैसिव माने जो मुझे किसी दूसरे के द्वारा कराई जाती है। सहन शक्ति के प्रकार 3 प्रकार की होती है: बेसिक एंड्योरेंस, जनरल एंड्योरेंस, स्पेसिफिक एंड्योरेंस। सहन शक्ति को विकसित करने के मेथड है स्लो कंटिन्यूअस मेथड, फास्ट कंटिन्यूअस मेथड और इंटरवल ट्रेनिंग, ये इंटरवल ट्रेनिंग मेथड। स्पीड के प्रकार, स्पीड 7 प्रकार की होती है: रिएक्शन टाइम एबिलिटी, मूवमेंट स्पीड, लैक्रेशन स्पीड, लोकोमोटर स्पीड, स्पीड एंड्योरेंस। गति को विकसित करने के त्वरण दौड़, एक्सीलेशन रन, इसमें 20-30 मिनट रनिंग की जाती है। इसमें गति 90 से 100% होनी चाहिए। ये 4 से 6 सेकंड तक होनी चाहिए। 3 या 4 बार पुनरावृत्ति की जानी चाहिए। पेस दौड़, फ्लेक्सिबिलिटी विकसित करने, एक्टिव स्ट्रेच, पैसिव स्ट्रेच, आइसोमेट्रिक और डायनामिक स्ट्रेच। शक्ति के प्रकार 3 प्रकार बता दिए गए हैं। ठीक है। विकसित करने के तरीके, आइसोमेट्रिक है ना, ये व्यायाम हलचल नहीं होती है। आइसोटोनिक, इसमें हलचल होती है। और आइसोकाइनेटिक, मिला जुला रूप, जैसे वाटर स्पोर्ट, साइकिलिंग, इस तरह के। और जिम के वो करने। कोऑर्डिनेशन के प्रकार ये वैसे देख लो: डिफरेंशियल एबिलिटी, ओरिएंटेशन एबिलिटी, कपलिंग एबिलिटी, रिएक्शन एबिलिटी, बैलेंस एबिलिटी, रिदम एबिलिटी, एडेप्टिव एबिलिटी। ये बहुत इम्पोर्टेंट नोट्स हैं, है ना। इनको आप, मैं ये लास्ट टाइम लगभग 1 घंटा 44 मिनट की वीडियो है,
इसको आप इसके माध्यम से आप पेपर में, मुझे विश्वास है आप अच्छे से अच्छा प्रदर्शन करेंगे, है ना। और कोशिश करें भाई, इसके अलावा भी मैं कोशिश करूँगा और वीडियोस आपके लिए, महत्वपूर्ण वीडियोस डाल सकूं। थैंक यू, धन्यवाद। और आप अपने पेपर में अच्छे से अच्छा प्रदर्शन करें, ऐसी मेरी शुभेच्छा आपके साथ सदैव है। धन्यवाद।